अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपको खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और नावल्स पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ, इसका नाम है वो एक सफ़र। सोनी मिर्ज़ा ने लिखा है, बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले, जैसा कि मैं हर दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल देखो। हर वीडियो पर कम अज़ कम 1000 व्यूज़ लाजमी होने चाहिए, तभी मैं यकीन करें तभी मुझे मेरा रिवार्ड मिलेगा, ठीक है ना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। कमान हादी और तेज़ आरजू ने तेज़ तेज़ सदाएं लगाई, नहीं आज तो जुनैर ही जीतेगा। कम ऑन जुनैर, तुम ये कर सकते हो। महक ने जवाबी वार किया, और ये साला तो पक्का हारेगा। हमेशा की तरह हया ने सहेल को देखकर टोंक किया और तीनों फुल स्पीड में बाइक चलाकर रेस लगा रहे थे। और ये तीनों लड़कियां दूर करी इनकी हिम्मत बढ़ाने में भरपूर किरदार अदा कर रही थीं। रेस खत्म हुई तो उनके नारे भी मद्दम हो गए, क्योंकि जीतने वाला हादी था। बेटा, अपनी टक्कर के बंदे से मुकाबला लगाया कर, मुझसे तो हमेशा हारेगा ही तू। बाइक पर से टांग घुमा कर नीचे उतरते हुए उसने हेलमेट उतार कर कहा, अबे जा, इतना बड़ा भी हीरो नहीं है कोई तू। एक दिन देखना, तुझे हरा कर ही रहूँगा। जुनैर ने बाइक को स्टैंड पर खड़ा किया, और मुझ जैसा गरीब हमेशा खुद ही हारेगा। सुहेल करीब आकर बोला, चाचा बस भी करो अब, तुम लोग ज़्यादा मत लड़ो। आरजू आगे बढ़ी, यार लेकिन ट्रीट तो देनी बनती है ना। महक ने आंख मारी, भाड़ में गई ट्रीट। अब इससे पहले कि हम सब की हॉस्टल वार्डन से बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाए, बेहतर है कि हम लोग पहले ही वापस चले जाएं। हया ने आगाह किया, अरे जा यार, इस चमचे से कौन डरता है। हादी ने अपनी जैकेट सीधी की, हाँ भाई, तुम तो किसी से भी नहीं डरते। आरजू गोया हुई, ऑफ कोर्स। उसने अपने बाल में हाथ फेरा, इन सब को छोड़ो जुनैर, यार तुम ही कुछ समझाओ इनको। अगर किसी को पता चल गया ना कि हम लोग आधी रात को हॉस्टल बंक करके बाहर निकले हैं, और वो भी बाइक रेस के लिए, तो हम सब के साथ बहुत बुरा होने वाला है। पहले बता रही हूँ मैं। हया ने फिर से अपना खदशा जाहिर किया। ओके दोस्तों, चलते हैं। जुनैर ने सबको इशारा किया। सुहेल बोला। तीनों फिर से अपनी अपनी बाइक पर सवार हो गया। आदि के पीछे आरजू, सुहेल के पीछे हया और जुनैर के पीछे महक ने सीट संभाली। पर रफ्तारी से बाइक चलाते हुए आदि ने जानबूझकर अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे आरजू ने झटके से उसे कमर से पकड़ा। तमाशे मत करो, अब अभी गिर जाती मैं, वो गुस्से से बोली। ओके ओके। उसने हंसकर दोबारा बाइक स्टार्ट की। आरजू मलक अपनी माँ की इकलौती बेटी, जिसके वालिद का 2 साल पहले इंतकाल हो चुका था। उसकी माँ एक बहुत ही मशहूर बिजनेस वूमेन थी। आरजू की गहरी स्याह बाल जो नाप से ज़रा ऊपर होते थे, उसकी आंखें इंतहाई सादा और चमकदार होने के साथ साथ काफ़ी बड़ी भी थी। मुनासिब तीखा नाक और छोटे छोटे होंठ थे। उसके सफ़ेद सुर्खी माइल रुखसारों के दोनों साइड पर पड़ते गड़े उसकी मुस्कुराहट को मज़ीद चार चांद लगा देते थे। इंतहाई बातूनी होने के साथ वो कदरे लड़ाका भी थी। मीर अब्दुल हादी भी अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसका बाप एक सियासतदान था। कद लंबा, मुनासिब जिस्म, रंग गोला होने के अलावा बहुत ही हल्की दाढ़ी उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देती थी। स्याह सिल्की बाल, जिन्हें वो हमेशा साइड से ऊपर की जानिब कंघी करता था, उसके चलते हुए हवा में लहराते थे। ज़हीन और पुरकशिश होने के बावजूद वो इंतहाई संजीदा मजाज इंसान था। महक नूर की एक बहन भी थी जो सेकेंड ईयर की तलबा थी। उसके माँ बाप दोनों हयात थे, और बाप बिजनेसमैन था। मौजू कद और हल्की भूरी आंखें, गोल नाक, मुनासिब होंठ और कंधों तक आते डाई किए हुए बूढ़े बाल। शरारती होने के साथ वो थोड़ी बचकाना भी थी। जुनैर गांव के एक पंचायती का बेटा था। उसकी एक बहन जो कि बरूने मुल्क में स्टडी की गर्ज से गई हुई थी। उसके अलावा एक छोटा भाई जो नाम क्लास का तालिब इल्म था। दरमियाना कद, हल्की मूछें और हल्के बाल, जिन्हें हमेशा वो बिना मांग निकाले ऊपर करके रखता था। शरीर और फ्लर्टी होने के अलावा वो हमेशा हादी को हराने की कोशिश में लगा रहता था। हयात सेकेंडरी सिकंदर 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके माँ बाप दोनों का इंतकाल हो चुका था। परवरिश दादी ने की। 2 भाई मरूने मुल्क काम करते थे, और एक भाई हर वक्त दोस्तों के साथ पार्टी से एंजॉय करता। इंतहाई लंबा कद और काफ़ी लंबे घंघराले सरमई बाल, छोटी आंखें और रंग मुनासिब था। पढ़ाकू होने के साथ साथ वो बेहद सुलझी हुई भी थी। सुहेल सरफराज की एक बहन, जिसकी
जिसकी शादी हो चुकी थी। उसके वालिद आर्मी में मेजर की पोस्ट पर थे। मौजू कद और वजूद इंतहाई सेहतमंद था। सब प्यार से उसे मोटू कहकर बुलाते थे। निकम्मा भोला होने के अलावा वो बेहद धड़की और डरपोक भी था। अरे ये देख यार, अमेज़न जंगल के बारे में एक नया इंकशाफ हुआ है। क्लास खत्म होने के बाद ज़ुनैर ने लैपटॉप उठाकर हादी की तरफ घुमाया। क्या? हाँ, वहाँ पर कुछ ऐसे कबीले भी सर्च किए गए हैं जो आदमखोर हैं और उनके अलावा वहाँ के लोग जंगलात को काट कर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अगर इनका कटाव ऐसे ही जारी रहा तो बहुत जल्द ये जंगल ख़त्म हो जाएगा और ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हलाकतें भी हो सकती हैं। और तो और इसका मतलब ये है तो बहुत डेंजरस होने वाला है। आरज़ू ने तजस्सुस से कहा। हाँ, ऐसा ही है कुछ, लेकिन यार हमें उन्हें रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। हया ने टांग अड़ाई। हाँ, ज़रूर करना चाहिए। महक ने अपनी राय ज़ाहिर की। एक मिनट दोस्तों, हम यहाँ पर किस फील्ड में पढ़ते हैं? हादी ने करीब होकर पूछा। रिसर्च मेथडोलॉजी, ज़ुनैर बोला। तो फिर क्या फ़ायदा हमारी ऐसी पढ़ाई का जब हम लोग कुछ नया रिसर्च ही ना कर सकें? दोस्तों, हमारे पास एक बहुत बेहतरीन मौका है। हम इस दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। जो लोग वहाँ पर ये दरख्त काट रहे हैं उनके खिलाफ जंग कर सकते हैं। लेकिन हादी, हम सिर्फ 6 लोग हैं और हम इतने लोगों से जंग कैसे कर सकते हैं? सोहेल ने कंधे उठाए। बात ये नहीं है कि हम कितने लोग हैं, बात यह है कि हम में दम कितना है। सिर्फ एक आदमी अगर पूरा पाकिस्तान बना सकता है तो फिर भी 6 लोग हैं, हम क्या नहीं कर सकते? लेकिन हादी, ये बहुत बड़ा रिस्क है। महक बोली। इस ज़िंदगी का मज़ा जिसमें हम रिस्क लेना ही ना सीख सकें, ये चीज़ मेरे अजीज़। ज़ुनैर ने अंगूठा दिखाया। और वैसे भी दोस्तों, एक दिन तो हम सब ने मरना ही है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करके मरे कि हमारे बाद हमें ये दुनिया याद रखे। हूँ सही कह रहे हो, लेकिन को छोड़ो। वैसे भी मीर हादी के लिए कोई भी काम कभी नामुमकिन नहीं होता। हाँ हाँ, बिल्कुल पता है। अब ज़्यादा शौकिया मत मार। सुनैर ने चिड़चिड़ापन जाहिर किया। चलो फिर आज घर जाकर सोच लो सब अच्छे से और फिर कल आकर मुझे अपना फैसला बताना। ओके मिस्टर मीर अब्दुल हादी साहब, आरजू ने कमर पर दोनों हाथ रखकर कहा। यस मिस आरजू मलक। अगली सुबह छुट्टी के वक़्त उसने सबको कैफ़ेटेरिया में पहुंचने का कहा और सबने एक टेबल पर बरजमान होकर दरमियान में लैपटॉप रखा। हाँ, तो बताओ दोस्तों, क्या फ़ैसला किया फिर तुम सब ने? यार, घर से परमिशन नहीं मिलेगी मुझे, आरज़ू सनकी से बोली। मुझे भी, महक ने हामी भरी। और मुझे भी, हया बोली। ओहो, परमिशन किसको मिलेगी? घर वाले तो कभी भी इजाज़त नहीं देंगे इतनी दूर जाने की। हादी ने इंकशाफ किया। तो फिर कैसे जाएंगे? सोहेल ने सवाल किया। घर वालों को बिना बताए? या तुम्हारा दिमाग सेट है? हमारे घर वाले कितना परेशान हो जाएंगे, हम उन्हें बिना बताए कैसे जा सकते हैं? आरजू झट से बोली। ओ हेलो मैडम, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। नहीं है तुम्हारा दिमाग ख़राब, तुम्हारा दिमाग ठीक है। इनफैक्ट तुम्हारे पास दिमाग है ही नहीं। अगर होता तो तुम ऐसी बेवकूफ़ाना बात मत करते। अच्छा, तो फिर तुम चला लो। चलो अपना माइंड। वो सीने पर हाथ बांध कर जांचती नज़रों से उससे देखने लगा। बाय द वे, मैंने कभी दिमाग को चलते हुए नहीं देखा, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारा चलता ही है, काम नहीं करता। अरे यार बस करो तुम लोग, क्या हर वक्त मुर्गों और टाई पर लड़ाई करते रहते हो? जुनैर चिढ़कर बोला। यार, ये सवाल ही ऐसे करती है कि मेरा दिमाग वैसे ही घूम जाता है। तुम्हारे पास दिमाग है ही कब? आरजू ने फिर जवाबी सवाल किया। जुनैर, इसको चुप करवा ले, इससे पहले कि मैं यहाँ से उठकर चला जाऊँ। और चुप कर भाई, जुनैर ने आरजू से कहा। तुम होते कौन हो मुझे चुप करवाने वाले? और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कहने से मैं चुप कर जाऊँगी? हाउ हाउ यू थिंक दैट? मैं सर पकड़ कर मसलने लगा। यार प्लीज़ आरजू, बात करने दो उसे। क्या कह रहा था वो सुन तो लो। उसकी एक एक क्या तुम शुरू ही हो जाती हो? महक ने समझाना चाहा। हाँ भाई, सबको मैं ही गलत नज़र आती हूँ। मीर हादी साहब तो किसी को गलत नज़र आते ही नहीं। उफ, महक ने भी अपना सर पकड़ लिया है। या सुहेल ने कहका बुलंद किया। अच्छा छोड़ो यार, तू बता, तू क्या कह रहा था? जुनैर ने हादी को देखा। हूँ तो मैं ये कह रहा था कि हमें अपने घर वालों को एक छोटा सा झूठ बोलना होगा। कैसा झूठ? आरजू फिर झट से बोली। या तू उसे चुप करवा लो या फिर मैं उठकर चला जाता हूँ। मेरी अभी बात मुकम्मल भी नहीं हुई होती कि ये मोज़मा पहले पंच में टांग अड़ा लेती है। हादी गुस्से से बोला। तो तुम ही उठकर चले जाओ, मैं तो कहीं भी नहीं जाने वाली। देखो प्लीज़ आरजू, अब कोई सवाल मत करना जब तक इसकी बात मुकम्मल नहीं हो जाती। ओके? हया ने उसे प्यार से बुलाने की कोशिश की। यहाँ तो सब मुझे ही ब्लेम करते हैं। ठीक है भाई, बोलो क्या कह रहे थे तुम? नहीं बोलूँगी तो मैं अब कुछ भी। शुक्र। महक ने ठंडी सांस ली तो आरजू ने तीखी नज़रों से उसे घूरा।
हाँ, तो अब सब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम में से कोई भी अपने घर वालों को ये नहीं बताएगा कि हम जनूबी अमेरिका जा रहे हैं, वो भी अमेज़न जंगल में, क्योंकि ऐसे तो हम में से किसी को भी परमिशन नहीं मिलने वाली। इसलिए हम सब अपने अपने घर जाकर ये बोलेंगे कि हम फ्रेंड्स ने मिलकर एक ट्रिप प्लान किया है और हमारा ट्रिप नॉर्थर्न एरिया की तरफ जाएगा, यानी हमारे मुल्क पाकिस्तान में ही। हम इनसे तकरीबन 3 हफ्तों का वक़्त लेंगे और इन 3 हफ्तों में हमें अपने मिशन को पूरा करके वापस आना होगा। हमें हम लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम लोग पासपोर्ट बनवाते हैं तो हमें कभी भी जनूबी अमेरिका जाने का ईज़िली पासपोर्ट नहीं मिलेगा। और अमेज़न जंगल का तक रसाई का तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए हमें गैर कानूनी तरीके से जाना होगा यार कि, लेकिन इस तरह तो हम सब पकड़े जाएंगे और एक बार पकड़े गए तो सारी ज़िंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी और हो सकता है कि दुश्मन लोग हमें जान से मार ही डालें। जुनैर ने घबरा कर पूछा। इसका भी इंतज़ाम कर लेंगे, क्योंकि जब हम लोग लाइव आएंगे तो फिर हमें पकड़ने की ज़रूरत किसी की भी नहीं होगी। क्या मतलब? हया बोली। मतलब ये कि हमारे पास कैमराज होंगे जिसके ज़रिए दुनिया में हमें लाइव देख सकेगी और सब लोगों को पता चलेगा कि हम इन जंगलात की हिफाजत के लिए कुछ कर रहे हैं। सब हमें लाइक और फॉलो करेंगे, करोड़ों लोग हमारे साथ खड़े होंगे, तो फिर कोई भी हमें किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचाने की ज़रूरत नहीं कर सकेंगे। वाओ, ग्रेट प्लान, आरजू ने ताली बजाकर कहा। ये तंज कर रही हो या वाकई सच्ची तारीफ? सच सच सचमुच में तारीफ़ कर रही हूँ तुम्हारी आदि। चलो शुक्र है, मिस आरजू मलक ने भी हमारी कभी तारीफ़ की हूँ। तो फिर ठीक है, बनाते हैं प्लान। बताओ किस दिन जाएंगे? महक ने पूछा। जाना इतना भी आसान नहीं है महक, हमें पूरी प्लानिंग करनी होगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ हथियार होने चाहिए अपनी हिफाजत के लिए, कुछ ज़रूरी सामान, और उसके साथ साथ वहाँ के बारे में पूरी मालूमात भी, ताकि हमें किसी भी किस्म की बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो फिर कहाँ से मिलेंगे हमें सब हथियार? सुहेल ने तजस्सुस किया। हथियारों का बंदोबस्त मैं कर लूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, जुनैर ने कहा। लेकिन कैसे? देख यार हादी, मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है जो असले का पूरा कारोबार करता है, यानी उसकी स्मगलिंग वगैरह। ठीक है, नाजायज़ तरीका है, लेकिन मेरे लिए इतना अरेंज तो कर ही देगा वो। गुड। हाँ, और खाने पीने का बंदोबस्त मैं कर लूँगा, सुहेल ने हाथ खड़ा किया। ज़ाहिर है अब मोटा तो अपने पेट का ही सबसे पहले सोचेगा, महक हंस कर बोली। तो सुहेल ने उसे घूरा। टोक मत करो महक, वो सिर्फ हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। आदि का लहजा संजीदा था। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहती मैं। ओके, और रही इन्फॉर्मेशन तो वो मैं खुद देखूंगा, लेकिन मेन चीज़ तुम लोगों को भी पता होनी चाहिए। मतलब कौन सी? जुनैर बोल रहा, यानी ये कि अमेज़न दुनिया का सबसे ख़तरनाक और सबसे बड़ा जंगल है। यहाँ पर ऐसी ऐसी मखलूक़ात पाई जाती हैं जिनका इंसान कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये जंगल इतना बड़ा है कि अगर पाकिस्तान को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तब जाकर अमेज़न जंगल का कुल रकबा बनता है। ये तकरीबन 55 मिलियन साल पुराना जंगल है। वैसे तो इस जंगल में बहुत सी नदियाँ बहती हैं, लेकिन एक नदी ऐसी है कि जिसका टेम्परेचर तकरीबन 93 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें अगर कोई जानवर गिर जाए तो वो कभी भी ज़िंदा नहीं बच सकता। आप इजली अंडा बॉयल कर सकते हैं इसमें। सब टिकटिकी बांध कर उसकी बातों को पूरे गौर से सुन रहे थे। एक रिसर्च के मुताबिक पिछली 2 दहाइयों में यहाँ पर तकरीबन 2000 स्पेशियस जानवर और हशरात डिस्कवर किए गए हैं। 1500 नए अजीबोगरीब परिंदे। यहाँ पर कुछ मकड़ियाँ ऐसी बड़ी इतनी बड़ी हैं कि वो किसी भी परिंदे का आसानी शिकार कर सकती हैं। यहाँ पर तकरीबन 3000 किस्म के मुख्तलिफ मकड़ियाँ पाई जाती हैं जो इंतहाई जहरीली भी हैं, और 20 मुख्तलिफ किस्म के मेंढक पाए जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं कि अगर वो एक बार दूर से अपना जहर फेंक दें तो 10 आदमियों को झट से मौत के घाट उतार सकते हैं। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा इतने खतरनाक जंगल में। वहाँ से तो हमारी लाशें ही वापस आएंगी। सुहेल के सुनकर ही पसीने छूट गए। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लाइफ में रिस्क लेना नहीं सीखोगे तो कामयाबी कैसे हासिल करोगे? यार हादी, मैं तेरे जितना बहादुर नहीं हूँ। मेरा तो फिर किसी एक मेंढक को देखकर ही पेशाब निकल जाएगा। सब जोर से हंसे। और यार बड़े बनना सीखो। सीख जुनैर बोला। नहीं होता मुझसे, तो इसका मतलब है तू हम सब दोस्तों का साथ छोड़ देगा? हादी ने सवाल किया। नहीं यार, साथ नहीं छोड़ रहा। ये खुद को क्यों मौत के मुंह में डाल रहे हो तुम सब? ये बात तो सही कर रहा है वैसे हादी, इतने खतरनाक जंगल में तो हम में से किसी का बच कर वापस आना नामुमकिन ही लगता है। अर्जुन ने बुझे अंदाज में कहा। देखो, बैठ कर सोच लो अच्छे से। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद रहती है, वो भी मैं बता देता हूँ, और मुझे कल तक अपना फाइनल फैसला बता देना तुम सब। ठीक है। सबसे अहम चीज़, यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी चुनटियाँ पाई जाती है जिनके एक बार काटने से ऐसे महसूस होता है जैसे हमें गोली लगी गई हो। इसका असर इतना खतरनाक होता है कि एक अच्छे खासे सेहतमंद इंसान को सिर्फ चंद मिनटों में ही मौत के हवाले कर देती है। इन चुनटियों को बुलेट
आंट के नाम से जाना जाता है और कुछ ऐसे खतरनाक चमगादड़ मौजूद हैं जो किसी भी जानदार के जिस्म में चंद मिनटों में ही पूरा सुराख कर देते हैं और इसे खबर तक नहीं होती। कुछ दरख्त इतने घने हैं कि इनके नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। सूरज की रोशनी नीचे ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। अगर बारिश हो जाए तो बारिश के कतरे के ज़मीन तक पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं और तकरीबन 400 कबाइल इस जंगल में आबाद हैं जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटकर रहते हैं। और प्लीज़ बस कर यार, मेरे तो अभी से भी पसीने छूट रहे हैं हया ने मुखातिब की। बस जो हम बातें कर रहे हैं वो मैंने तुम लोगों को बता दी हैं। अब आगे कल मुझे सब अपना फाइनल फैसला सोच कर बता देना, फिर हम डिसाइड कर लेंगे। ओके। गुड इवनिंग मामा। घर में कदम रखते ही वह सबसे पहले माहिन बेगम से मुतवज्जह हुआ। गुड इवनिंग, माशाल्लाह इतने दिनों बाद मेरा बेटा आ। जी मामा, आप शुक्र करें कि हफ्ते बाद वापस आ जाता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए मुझे बाहर जाना है। अभी तकरीबन 1 महीने तक घर नहीं आ पाऊँगा। ओहो, अब कहाँ जाना है तुमने? कमाल करती हो तुम माहिन। बेटा अभी घर में आया नहीं और उससे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। भाई इसको बिठाओ, खाने पीने का पूछो, फिर सुकून से बैठ कर बात कर लेना। डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ते हुए मीर शाहनवाज ने शाइस्तगी से कहा, हाँ आओ बेटा बैठो, तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया है मैंने। पता था कि आज मेरा बेटा आ रहा है। यू आर सो स्वीट, प्रेशियस, क्यूट, लविंग एंड केयरिंग। अच्छा बस करो, इतनी भी तारीफ मत करो, मीर ने टोका। क्यों ना करूँ बाबा, आखिर मेरी मामा ही है ही इतनी क्यूट, इतनी प्यारी। उसने माँ को साइड से गले लगाया। अच्छा बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले आओ बैठो खाना खाओ। जी मामा। वो चेयर खसीट कर खसका कर बैठ गया तो माही बेगम ने आगे बढ़कर सालन उसकी प्लेट में डाला। हाँ तो अब बताओ बेटा, क्या कह रहे थे तुम? कहाँ जाना है? मीशा ने खामोशी तोड़ी। बाबा वो एक्चुअली हम सब दोस्त ने मिलकर शमाली इलाकों की जाने कोई ट्रिप प्लान किया है। बस वहीं जाना है। अच्छा, और पूरा महीना रह कर आओगे? माही बेगम ने झट से पूछा। हो सकता है। चलो ठीक है बेटा, तुम जहाँ भी जाओ, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। मीशा ने दबा दिया। आमीन। हाँ बस यही उम्र है, एंजॉय कर लो कुछ अर्सा और फिर मैंने अपनी बहू ले आनी है। मामा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जब तक मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो जाता, वो कोई बेहतरीन मुकाम हासिल नहीं कर लेता, तब तक तो मैं शादी तो क्या मंगनी का भी नहीं सोच सकता। महीन बेगम ने भवें सुकेली हमेशा मुस्कुरा दिए। आजू अंदर आकर चाय पी लो बेटा, मिसिस रेहान मलक ने उसे बाहर लॉन में खड़ा देखकर आवाज़ दी। जी मामा आती हूँ। तेजी से कदम उड़ाती हुई वो मिसिस रेहान के कमरे में पहुंची। ये लो तुम्हारी चाय। चाय का कप उसकी जाना बढ़ाकर वो सोफे पर बैठकर खुद से लेने लगी। मामी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात की इजाज़त चाहिए थी मुझे आपसे। कप उनके हाथ से पकड़कर उसने साइड टेबल पर रखा और खुद उनके साथ सोफे पर विराजमान हो गई। हाँ हाँ बोलो मम्मी। वो दरअसल मैं और मेरे बाकी के दोस्त हम सब एक साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं। हाँ तो चली जाओ, इसमें क्या मसला है? नहीं मम्मी, हमें तकरीबन 1 महीना लगेगा, इसलिए आपसे इजाज़त मांग रही हूँ। 1 महीना? वो चौंक कर बोली। जी लेकिन ऐसी कौन सी जगह पर जा रही हो तुम जहाँ तुम्हें 1 महीना लग जाएगा? मम्मी हम सब थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा लंबा अरसे के लिए। और वैसे भी ये हमारा आखिरी सेमेस्टर है, फिर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाएगी। कहाँ मिलेगी फिर दोबारा ये मौज मस्ती भरी ज़िंदगी? हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर इतना अरसे में पीछे क्या करूँगी अकेली? क्यों, जब मैं हॉस्टल जाती हूँ और पूरे वीकेंड बाद वापस आती हूँ तब भी तो आप रहती हैं ना पीछे से। तो फिर अब भी रह लीजिएगा, सिर्फ 1 महीने की तो बात है। मम्मी प्लीज़ परमिशन दे दें, प्लीज़ प्लीज़। वो माँ को गले से लगा मनाने लगी। ओके फ़ाइन, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम हर रोज़ मुझसे फ़ोन पर बात किया करोगी। ओके डन, ठीक है फिर चली जाओ। थैंक यू मम्मी, लव यू सो मच। मिसिज रेहान ने उसे गले से लगाते हुए प्यार किया। अगले दिन इतवार का था, जो कि सबका ही बेहतरीन बहुत ही मसरूफ़ था। सोमवार को क्लास ख़त्म होने के बाद वो सब फिर से कैफेटेरिया में आ बैठे। हाँ तो बताओ दोस्तों, क्या फ़ैसला किया तुम सब ने? इतवार का दिन भी था बीच में सोचने के लिए। कौन कौन जाएगा फिर मेरे साथ? हाथ रखो। हादी अपना हाथ मेज़ के वस्त में रखते हुए गोया हुआ। मैं चाहूँगा। जुनैर ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। मैं भी। बारी आरजू ने की अगली बाजी आरजू ने ली। मी आल्सो, हया बोली। हाँ ठीक है, मैं भी चलूँगी। कुछ देर सोचते हुए महक ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब सबकी नज़रें सुहेल के उतरे हुए चेहरे पर थी। क्या यार, अब तुम सब लोग जा रहे हो तो मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा? मरेंगे तो साथ मरेंगे, जिएंगे तो साथ ही जिएंगे। सुहेल ने भी ज़ोर से अपना हाथ इन सब के हाथ पर रखा। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू टू ऑल। हर ने मुस्कुराया। पूरा हफ्ता प्लान करने के बाद अगले सोमवार को वो सब अपनी मंजिल की जानिब निकले हुए थे। स्या रंग की टोयोटा लैंड क्लोजर में
ड्राइविंग सीट पर हादी ने स्टीयरिंग संभाला था। उनके साथ वाली सीट पर आरजू, पिछली 3 सीटों पर महक और हया, और सबसे आखिरी वाली सीट पर सुहेल और जुनैर बैठकर कराची के सफ़र पर गामजन हो गए। रास्ते में जाते हुए उन्होंने खूब हंसी मजाक की और गाने भी गाए। लाहौर से कराची का सफ़र तय करते वक्त वो काफ़ी थक गए थे। रात को वहाँ के मशहूर लग्जरी होटल एक्सलेयर्स में दो दो लोगों के अलग अलग कमरे बुक करवा कर क्याम किया। इस अगली सुबह सब ने नाश्ता करने के फ़ौरन बाद अपना सामान समेटा और सारे समुद्र पर जा पहुँचे। गैर कानूनी तरीके से उन्होंने जनूबी अमेरिका के लिए एक बहरी जहाज़ बुक करवाया था। इस जहाज़ में इनके अलावा और भी बहुत से लोग थे जो इल्लीगल तरीके से बरूनी मुल्क ब्राज़ील, कंबोडिया और पेरू जा रहे थे। मुसलसल दिन रात सफ़र करने के बाद आखिर वो ब्राज़ील पहुंचे और अगले ही रोज़ अमेज़न की जानब रवाना हो गए। जंग के शुरू होने से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। हाँ, वाई यू स्टॉप द कार? हादी ने ड्राइवर से पूछा। आई एम सॉरी सर, आई कैन गो नो फर्दर, देयर इज़ अ डेंजरस अहेड। ओके फाइन, चलो दोस्तों सब नीचे उतरो। सर यस, हादी ने जवाब दिया। आई एडवांस यू टू गो नो फर्दर, बट वाई? बिकॉज यू कैन नेवर कम बैक लाइव अगेन, थैंक्स। सब ने अपने बैग निकाले और पैदल चलना शुरू कर दिया। जंगल में दाखिल होकर उन्होंने झाड़ियों से अंदर झाँका तो कुछ बुलडोजर समेत आर्मी के कुछ चंद लोग दरख्त काटने में मसरूफ थे। सब लोग अपने मोबाइल की कैमरास ऑन करो। हादी का इशारा करते ही सब ने अपनी जेबों से मोबाइल निकाला। ये लो, पहले सब ये यूनिफॉर्म पहन लो ताकि इन्हें पता ना चले कि हम बाहर से आए हैं। हादी ने यूनिफॉर्म से भरा बैग आगे बढ़ाया। तो क्या हम यहाँ पर चेंज करेंगे? आरजू ने चौंक कर पूछा। नहीं मैडम, जस्ट ऊपर ही से पहननी है। वो सबने स्याह रंग की यूनिफॉर्म पहनी और कैप लेकर धीरे धीरे चलते हुए उनके साथ हो लिए। ये लो, सब जल्दी से अपनी अपनी चैन पकड़ो और बांधो और ये साथ अपने मैक्टो पहनो। जल्दी करो। हादी सामान पकड़ाकर चला गया और सब ने एक एक दरख्त के साथ जाकर खुद को जंजीर से बांधा। फिर लगाकर ऊंची आवाज़ में सदाएं लगाने लगे। ये दरख्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इन्हें मत काटो, छोड़ दो। अगर ये ख़त्म हो गए तो हम इंसान के लिए ज़िंदा रहना भी मुहाल हो जाएगा। ये सब गैर कानूनी है। These trees are very important for us. Don't cut them down. If they are gone, it will be impossible for us humans to survive. So this is all illegal. है दोस्तों, मेरा लाक नहीं लग रहा। कोई सुन रहा है मुझे? मेरी मदद करो प्लीज़, आरजू चीख कर बोली। मगर काफ़ी ज़्यादा शोर की वजह से उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच पा रही थी। अमेरिकन फौजियों ने आगे बढ़कर उनके लाक चेक किए और जिसका लाक बंद था उसे छोड़ते गए। जब आरजू की बारी आई तो उसका लाक खुला हुआ देखकर एक आर्मी मैन ने पिस्तौल उसके सर पर तान ली। नहीं प्लीज़, मुझे छोड़ दो, वो समाजत करने लगी है। स्टॉप, योर वीडियो इज़ कमिंग ऑन द इंटरनेट, द होल वर्ल्ड इज़ वाचिंग यू टेक द लाइफ ऑफ एन इनोसेंट गर्ल। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट ह्यूमैनिटी। हाउ कैन यू टेक द लाइफ ऑफ एन इनोसेंट पर्सन? तुम सबकी वीडियो इंटरनेट पर आ रही है, पूरी दुनिया तुम्हें एक मासूम लड़की की जान लेते हुए देख रही है। ये गलत है, ये इंसानियत नहीं है। तुम एक मासूम की जान कैसे ले सकते हो? हादी ने सदा लगाई। एन इसी वक्त इस आदमी को किसी बड़े अफसर की मुकाल वसूल हुई और उसने फ़ोन सुनते ही पिस्तौल हटा ली। फिर इस सबको गिरफ्तार कर लिया गया। एक हेलीकॉप्टर मंगवा कर जिसमें बिठाकर हथकड़ियाँ खोल दी। जैसे ही हेलीकॉप्टर हवा में बुलंद हुआ तो सबने ज़ोर से चहके लगाए। बाल बाल बचे आज। जुनैर ने ठंडी आह भरी। हाँ, मुझे तो लगा था कि वो लोग हमें गिरफ्तार कर लेंगे और फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। महक बोली। मुझे भी यही लगा था कि सारी ज़िंदगी अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। सुहेल ने भी मुदाखलत की। चाहिए, और मुझे तो लगता था कि मेरी ज़िंदगी का बस आखिरी लम्हा चल रहा है। अगर गोली चली और इधर मैं सीधी ऊपर। आरजू ने हंसकर कहा। अरे यार, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि तुमसे हमारी इतनी जल्दी जान छूट जाए। आरजू ने कहते हुए मुंह सीधा किया। बिल्कुल, तुम्हारी जान इतनी जल्दी छोड़ूंगी भी नहीं, सारा खून पी कर मरूंगी तुम्हारा। आरजू ने भी तोप चला दी। यार तुम दोनों भी ना। जुनैर हंसा तो सब ने कहकर लगाया। तभी अचानक हेलीकॉप्टर लड़ाने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? सुहेल गड़बड़ाया। लगता है हेलीकॉप्टर के पीछे हिस्से में आग लग गई है। हादी ने शीशे से पीछे झांका। ओ खुदाया, इसका मतलब है कि अब हम सब गए। हया चीखी। सब सीट बेल्ट बांधो जल्दी, हादी ने बुलंद आवाज़ में से कहा। जहाज़ के चोले खाता हुआ दफ्तर के
को चीरकर जंगल में जा गिरा। इसका पिछला हिस्सा बिल्कुल तबाह हो चुका था। आरजू होश में आते ही खुद को देखने लगी। उसका बाजू जख्मी हो चुका था। फिर घसीटती हुई महक के पास पहुंची, जो सीट पर बेहोश पड़ी थी और उसके सर में से खून बह रहा था। महक, महक उठो, महक उठो यार, आंखों खोलो। उसने उसके गाल पर थपथपाया। उसने आंखें खोली। तुम ठीक हो? हाँ हादी। फिर वो हादी के पास पहुंचकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर काफ़ी देर तक उसे तकती रही। ये लो पानी के छींटे मारो इस पर। मैक ने बैग से बोतल निकालकर उसे थमा दी। मुंह पर छींटे पड़ते ही वो फौरन होश में आ गया। उसे भी थोड़ी बहुत चोट आई थी। थोड़ी ही देर में सब होश में आ चुके थे। सब लड़खड़ाते हुए हेलीकॉप्टर से बाहर आए और पायलट को देखा जिसके जिसम में किसी दरख्त की टहनी पोंछ थी और वो मर चुका था। यार ये हम लोग कहाँ आ पा रहे हैं? यार इधर उधर नजर दौड़ाने लगी तो हर तरफ जंगल था। पता नहीं, ज़ुनैर बोला। यहाँ पर तो नेटवर्क भी कितने ही चल रहा है। मैक ने अपना मोबाइल ऊपर किया। मुझे लगता है कि हम सब लोग कहीं पूरी तरह फंस चुके हैं। सोहेल ने अपना खदशा जाहिर किया। सही कह रहे हैं, और किसी को हमारे एक क्रैश के बारे में भी नहीं पता होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमें बचाने यहाँ आएगा। आरजू अफसुर्दगी से बोली, यार तुम सब लोग अपनी बकवास बंद करो प्लीज़। हादी तब उठा। हाँ तो फिर तुम बताओ क्या करें? हम सब एक तो जख्मी है, ऊपर से हमें नहीं पता कि हम लोग कहाँ पर हैं, और पता नहीं हमें यहाँ कोई बचाने भी आएगा या नहीं। वो सारी ज़िंदगी हमें यही गुजारनी होगी। आरजू ने भी फिर से जवाबी वार किया। पता चल जाएगा कहाँ हैं हम सब। अच्छा, और वो कैसे? वो सीने पर हाथ बांधे जांचती नज़रों से सवाल कर रही थी। ये देखो, उसने अपनी पैंट की जेब से एक चीज़ निकाली। ये क्या है? कंपास। कंपास। लेकिन इससे हमें ये तो नहीं पता नहीं चलेगा कि हम कौन सी जगह पर हैं। एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा ना कि किस सिमत में हैं, और कि इससे क्या होगा। दिल तो करता है कि ये कंपास उठाकर तुम्हारे सर पर मार दूँ, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि इतने छोटे जख्म से तुम नहीं मरोगी। वो करीब होकर चिढ़कर बोला, बिल्कुल तुम्हें मार कर ही मरूंगी, और अगर ऐसी बात है तो फिर इस वक्त परेशान क्यों हो रही थी? जब मैं बेहोश था वो मज़ीद करीब हुआ। ओ हेलो, परेशान नहीं हो रही थी मैं। उसने उंगली दिखाई। और रेली? जी हाँ। तो फिर मेरे चेहरे पर पानी के छींटे क्यों मारे? मुझे होश में लाने के लिए वहाँ पर पड़ा रहने देती। कम से कम मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूँ, वरना मेरा बस चल रहा तो खुद अपने हाथों से मार देती मैं तुम्हें। चलो ये भी अच्छा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मौका मिले तो प्लीज़ रहम मत करना मुझ पर। सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो देखते हैं। उसने अकड़ कर नज़रें मलाई। ओ भाई, तेरी लड़ाई ख़त्म हो गई हो तो हमें बताएगा कि हम कहाँ पर हैं इस वक्त। सुनहरा शुरू हो गया था। हम लोग मशरिक़ की जानिब किसी जजीरे पर हैं। वो कंपास घुमाते हुए बोला, अब खुदा जाने ये जजीरा कैसा है, अच्छा है या बुरा है, या घबराहट का शिकार थी। पता नहीं दोस्तों, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारे साथ अभी कुछ मज़ीद बुरा होने वाला है। सोहेल हल्की आवाज़ में गोया हुआ। ओए तू अपना मुँह बंद रख मोटू, हादी गुस्से से बोला। देखो, अगर मुझे यहाँ पर कुछ हो गया ना तो मैं तुम सबको अपना कत्ल माफ़ नहीं करूँगी, पहले बता रही हूँ, महक ने कहा। तुम्हें मारने का हमें वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मारना ही हुआ तो आरजू है ना? हादी फिर से उसे छेड़ने लगा। हाँ, मुफ्त में जो मिल गई हूँ तुम सबको। आरजू फिर से चिढ़ गई। ओ जानी, जब वो जस्ट मजाक करता है तुम क्यों सीरियस ले लेती हो? यानी उसके कंधे पर हाथ रखा। खैर छोड़ो ये सब, अब बताओ क्या करना है आगे? ज़रा परेशान होकर बोला, पहले सब अपने बैग्स उठाओ। इसमें अगर कुछ खाने पीने की चीज़ है तो पहले खाते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। हादी ने हदायत जारी की। ओके। खाना खाने के दौरान ही इन पर तीर के वार हुए और इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, और होश आते ही वो सब लकड़ी के बने किसी पिंजरे में कैद थे। यार ये हम कहाँ हैं अब? ज़ुनैर मूंदी हुई आंखों से बोला। शायद हमें कैद कर लिया गया है, सोहेल ने ऊपर देखकर कहा। ये लोग कितने अजीब हैं। आरजू ने पिंजरे के बाहर कबीले के लोगों का हजूम देखा, जो दरख्त के पत्तों से अपना सतर ढांपते हुए थे और सर पर लंबी पत्तों वाली टहनियों से ताज बनाकर पहन रखे थे। उनके चेहरों पर सुर्ख और पीले रंग के कुछ न कुछ बनाए गए थे। लगता है ये कोई इलाकाई कबीले वाले हैं। हादी ने अपना नज़रिया जाहिर किया। लेकिन इन लोगों ने हमें कैद क्यों किया है? हया बोली। मुझसे पूछ रही हो जिसे मुझसे पूछ कर किया है, हादी ने हड़बड़ा कर जवाब दिया। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। हया ने भी तीर चढ़ाया। छोड़ो इसे यार, ये ऐसा ही है। आरजू ने टांग अड़ाई। इस वक्त मेरा दिमाग ख़राब मत करो, सोचने दो मुझे कुछ। हादी ने तेवर चढ़ाई। हाँ सोचो, बताओ कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है? सोहेल ने कहा। तभी अचानक वो कुछ अजीब सी ज़बान बोलते हुए पिंजरे की जानब बढ़े। यार ये क्या बोल रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ज़िंदगी में पहली बार सुनी है ये ज़बान। नज़ीर नज़ीर ज़नैर धीरे से बोला। महक ने भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। इस कबीले का सरदार, जिसने पूरे जिस्म पर काले रंग का लिबास ओढ़ रखा था, आगे बढ़कर सोहेल को गिरबान से पकड़ने लगा। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। वो करंट खाकर पीछे हुआ।
आदि और जुनैर जैसे ही उसे बचाने के लिए आगे बढ़े तो मज़ीद कुछ लोगों ने आकर उनकी गर्दनों पर तलवार रख दी। वो तेज़ी से सुहेल को घसीटते हुए पिंजरे के बाहर के सामने ही एक मखसूस चपेरे पर ले गए और पिंजरा वापस बंद कर दिया। यार हादी ये सुहेल को कहाँ लेकर गए हैं? आरज़ू परेशानी से बोली। मुझे क्या पता यार। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सुहेल की जान लेने वाले हैं? जुनैर ने अपना अंदाज़ा लगाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ सहम कर बोली। तभी हजूम में अचानक एक शोर बरपा हुआ। वो सब खड़े होकर पिंजरे के साथ लगे बाहर का मंजर देखने लगे। सुहेल को चट कुर्बानी के फटे पर लटा दिया गया और उसका सर पकड़कर इस कबीले का सरदार छुरी हाथ में लिए खड़ा हो गया। और ये तो सुहेल का सर कलम करने वाले हैं। आरज़ू चीखी। यार हादी कुछ कर, वो हमारे दोस्त की जान ले रहे हैं। नज़ीर जुनैर ने हादी को पकड़कर झंझोड़ा। वो काफ़ी देर की खामोशी से देखता रहा। उसके दोस्तों की चीखें बुलंद हो रही थी मगर सब कैद में होने की वजह से जे बसते। जैसे ही छुरी सुहेल की गर्दन के करीब लाई गई तो फौरन ही हादी ने पूरी कुव्वत से लकड़ी का बना पिंजरा जोर लगाकर चीरा और तेजी से भागकर एक टांग हवा में उछालते हुए सरदार के हाथ पर दे मारी, जिससे वो बल खाता हुआ चपेरे पर नीचे गिर पड़ा। कबीले के और तेजी से भागकर एक टांग हवा में उछालते हुए सरदार के हाथ पर दे मारी, जिससे वो बल खाता हुआ चपेरे के नीचे गिर पड़ा। कबीले के सभी लोग अब हादी के सर हो लिए। इसने फौरन सुहेल को भागकर पिंजरा खोलने का इशारा किया और खुद पूरी कुव्वत से इनके हर वार कम कब्जा करते हुए उनकी धुचियाँ उड़ाने लगा। सुहेल ने दौड़ते हुए पिंजरे का दरवाज़ा खोला तो सब बाहर आ गए। नज़ीर तेज़ी से बाहर आकर हादी को लड़ता हुआ देखकर बोला, मैं आ गया हूँ भाई, अब मिलकर इनके बैंड बजाते हैं। फिर खुद भी अपनी तरफ बढ़ने वाले हर बंदे को अपने हाथों टांगों के तोहफे रसद करने लगा। दो लोग हाथों में चाकू लिए सुहेल की जानब बढ़े। पहले तो वो डरता डरता पीछे होने लगा, फिर अचानक इसी पिंजरे का एक डंडा उसके हाथ लगा और उसने ज़ोर से घुमा घुमा कर उनकी गर्दनों पर मारा, जिससे वो फ़ौरन बेहोश हो गया। फिर अपनी जानब बढ़ते हुए मज़ीद दो लोगों को देखकर अकड़ते हुए बोला, आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। उनकी औरतें हया, महक और आरज़ू की जानब बढ़ने लगीं। लड़कियों, बी रेडी, इट्स टाइम टू एक्शन, चीखकर कहती हुई आरज़ू ने अपने हाथ लगा उनका घड़ा उठाकर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मुकाबला करने लगी। महक और हया के हाथ में भी कुछ चीज़ें आ गई, जिससे वो अपना बचाव करने लगी। जैसे ही भीड़ थोड़ी कम हुई तो हादी ने सबको भागने का इशारा किया और सबने कबीले के बाहर जंगल में दौड़ लगा दी। सबसे आखिर में वो खुद आया, मज़ीद दो लोगों की मार लगाकर। काफ़ी देर मुसलसल भागने के बाद वो सब जंगल की गहराई में जाकर रुककर सांस लेने लगे। शाम हो चुकी थी और सूरज भी अपने ग़ुरूब होने के आखिरी मनाज़िर पेश कर रहा था। घुटनों पर हाथ रखकर सांस लेते हुए हया की नज़र दूर जलती हुई आग पर पड़ी। गाइस वो देखो, वहाँ पर कुछ है। उसने मुखालिफ सीमत में इशारा किया। हाँ, शायद कोई बोन फ्राई कर रहा है। हादी उधर देखकर बोला, चलो चलकर देखते हैं। नज़ीर ने अ, नज़, नज़, नज़ी जुनैर ने कहा। नहीं यार रुको, हो सकता है कि वो भी कोई इलाकाई कव्वाली वाले हो, वो भी हमें गिरफ्तार न कर लें, हमारे दुश्मन हो सकते हैं वो। आरज़ू ने सबको देख कर कहा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो बाहर के कोई लोग हैं हमारे जैसे। हादी ने ख्याल ज़ाहिर किया, तो तुम्हारे लगने से क्या होता है? तो फिर तुम यहीं रुको, हम सब जा रहे हैं, तज़िया अंदाज में कहकर वो उसे घूरता हुआ आगे बढ़ा तो सब उसके पीछे हो लिए। उफ! आरज़ू ने ज़ोर से अपनी मुठ्ठियाँ बींची और उनकी पैरवी करने लगी। भाई ये लोग कौन हैं? दूर से इन 6 लोगों को आता हुआ देखकर रमेश अपने लीडर अभिषेक कपूर से मुखातिब हुआ, आने दो इनको। कुर्सी पर टांग चढ़ाकर बैठते हुए अभी कपूर ने सिगरेट पीते हुए धुआं हवा में छोड़कर कहा, अस्सलाम वालेकुम। हाथी पास आकर बोला, प्रणाम। हाँ, लीडर ने हाथ जोड़े। ओ, तो इनका मतलब आप लोग हिंदू हैं? हाँ, तुम लोग मुसलमान लग रहे हो। जी बिल्कुल, आरज़ू खोया हुई। अरे वाह, लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है। अभी कपूर ने सर से लेकर पाँव तक पैंट की शर्ट में मलबूस आरज़ू को अजीब नज़रों से घूरा। दोस्त है मेरी, क्या हम जान सकते हैं कि आप लोग कौन हैं? हादी उसकी नज़रों की अक्कासी करता हुआ बोला। वाह भाई, हमारे अड्डे पर आकर हमसे ही सवाल। रमेश ने कहा, हम लोग सांपों का कारोबार करते हैं, यहाँ से सांप लेकर बेचेंगे और हमें इनके बदले में करोड़ों रुपए मिलेंगे। अभी कपूर सिगरेट सुलगाकर कुर्सी से उठा। क्यों, क्या यहाँ पर सांप होते हैं क्या? भैया घबरा कर बोली। लगता है आप लोग बिल्कुल अनजान हैं इस जजीरे से। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा एयर क्रैश हो गया और हम इस जजीरे पर आ गिरे, जुनैर ने बताया। तो फिर ये तो बहुत बुरी किस्मत है आप लोगों की। क्या मतलब? महक ने तजस्सुस से पूछा। मतलब कि ये एयरलैंड सांपों का घर है, दुनिया के सबसे बड़े और जहरीले सांप यहाँ पर पाए जाते हैं। और सुनने में यही आया कि यहाँ पर
किटन पायथन भी पाया जाता है, लेकिन हमारा सामना आज तक कभी नहीं हुआ इससे। क्या वो बहुत ही जहरीला अजगर होता है? आर्जुन ने तस्दीक चाहिए। यूँ समझ लो कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन अजदा है और सबसे बड़ा भी, और हम जैसे इंसान उसके सामने छोटे कीड़े मकोड़े की मानते हैं। तो यहाँ पर कई बार आए होंगे, लेकिन आप लोगों ने आज तक नहीं देखा, तो इससे यही साबित हुआ कि वो यहाँ नहीं रहता। सुहेल बोला, हाँ हाँ, हमारे इस दुनिया के नामोश साइंसदान ये समझते हैं कि वो आज से कई सदियों पहले ही नापैद हो चुका है, लेकिन हमने यहाँ पर उसकी कुछ निशानियाँ देखी हैं। और अगर वो यहाँ पर मौजूद है और हमें मिल गया, तो हम लोग अरबों में खेल सकते हैं, क्योंकि ये मालूमात इन सब साइंसदानों को देने के लिए हमें बहुत भारी कीमत मिलेगी। मगर शर्त ये है कि सबूत हो इसका, लेकिन उसे देखने के बाद क्या इंसान जिंदा वापस बचता होगा? हादी ने कहा, बेटा, हम यहाँ पर ऐसे ही नहीं आ जाते, पूरी तैयारी से आते हैं, मौत के के मुंह में हाथ डालने के लिए। तभी अचानक एक शख्स दौड़ के दूर से लड़खड़ाता हुआ भाग कर आया, और जो ऊंची आवाज़ में बचाव बचाव की सदाएं लगा रहा था। क्या हुआ आकाश? अभी कपूर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। भाई, वो मेरे पीछे एक बहुत बड़ा सांप लगा है, बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ। इसी दौरान एक बड़ा जहरीला सांप तेजी से रेंगता हुआ उनकी जन्नत बड़ा है, यही था भाई। हाँ हाँ, बहुत ही खूबसूरत है। अभी कपूर ने हंसकर सांप को देखा। वहीं खड़े बाकी के 30 लोग चीखें मारकर भागने लगे। जाओ, इन तीनों को बुलाओ जल्दी, सरदार ने रमेश से कहा। तो वो भागता हुआ एक कैंप में गया। चंद ही लम्हों बाद 3 लोग स्याह रंग की शर्ट पहने बाहर आए, जिनमें से एक लड़की थी, और उनके हाथ में लोहे से बनी लंबी छड़ियाँ थी जो आगे से मुड़ी हुई थी। भाई, ये तो बहुत ही छोटा सा है, कोई बड़ा शिकार होता तो हमें बुलाते। सांप को देखकर काली पैंट शर्ट में मजबूत लड़की, जिसका नाम राशि था, सरदार अभिषेक कपूर से कहने लगी, ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी पकड़ो इसे, इससे पहले कि ये कोई किसी को डस ले। रमेश बोला। फिर स्याह पैंट का शर्ट वाला एक आदमी आगे बढ़ा और गुनगुनाता हुआ सांप के पास बैठ गया। जैसे ही सांप ने डंक मारना चाहा, तो इसने झट से अपना हाथ में पकड़ी छड़ी उसके गिर्द घुमाते हुए वापस वार किया, और सांप उसकी छड़ी में अटक गया। पास खड़ी रशी ने फौरन कपड़ा इस पर फेंका और थैले में कैद करके अभिषेक कपूर को पकड़ा दिया। अमेजिंग सरदार, अभी ने तारीफ की। ये गलत है अभिषेक, छोड़ दो इस सांप को। दूर खड़ा हाथी पास आकर बोला। ओ, तो यहाँ पर कुछ खूबसूरत लोग भी मौजूद हैं, राशि मुस्कुराते हुए बोली। क्यों सरदार? अभिषेक ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस सांप को पकड़ोगे तो क्या ये तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? तुम्हारे कहने के मुताबिक अगर इस जजीरे पर बहुत ज़्यादा सांप है, तो बाकी इसका बदला लेने ज़रूर आएंगे। अच्छा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसे। तुम मेरे हाथ से ये थैला ले सकते हो तो ले लो। वो कर तो थैला उसकी जान बढ़ाने लगा। जैसे ही हादी ने थैला पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो उसने शर्ट से इसे नीचे फेंक दिया, लेकिन वो इसकी बदतमीजी को नज़रअंदाज करते हुए थैला उठाने के लिए नीचे झुका, तो अभिषेक ने टांग मारकर थैले को दूर फेंक दिया और खुद अपना मुक्का आगे बढ़ाकर उसे रसद करने ही वाला था कि जब हादी उसका हाथ वहीं रोक कर खुद आगे हुआ। फिर उसके सीने पर कोनी मारी और पीछे से हाथ लाकर वो उसका बाजू पकड़ते हुए जोर से ज़मीन पर पटक दिया। अरे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे भाई को हाथ लगाया, तेरी तो। रमेश जैसे ही आगे बढ़ा, तो जन ने जन जन उसके रूबरू होकर बोला, रूल्स मत तोड़ो, वरना मुझे भी तोड़ने पड़ेंगे। कैसे रूल्स? जब सरदार आपस में लड़ रहे हो तो चेलों को चुप रहना चाहिए। फिर खामोशी से इन दोनों की लड़ाई देखने लगे। लड़ते हुए हादी ने छत से ज़मीन पर लेट कर थैला उठाया और अभिषेक को दिखाते हुए अपने दोस्तों से बोला, चलो गाइस, भाई आप इसे जाने क्यों दे रहे हैं? मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। रमेश जैसे ही उनके पैरवी करने के लिए आगे बढ़ा, तो सरदार अभिषेक ने हाथ के इशारे से उसे रोका। जाने दो, फिर मौका मिलेगा तो नहीं छोड़ेंगे। जो हुक्म भाई। सिर्फ हैंडसम ही नहीं, बल्कि लड़ता भी बहुत अच्छा है, राशि धीरे से बोली। यार, हादी तो ने इस सांप को क्यों बचाया है? सहेल ने जलते हुए पूछा। क्योंकि अगर हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, तो ये सांप भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने कैद किया तो हम सब मरेंगे। आरजू के लब हिले और फिर वो कुछ कहते कहते मुँह से भी थोड़ी दूर जाकर हादी ने बैठकर थैला खोला, तो सांप रिंगता हुआ चला गया। यार, अब हम लोग रात कहाँ गुजारेंगे? जुनैर ने पूछा। हाँ, मौसम भी काफ़ी ख़राब लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे बहुत जल्द बारिश होने वाली है। यार ने अपना अंदाज़ा लगाया। वो वहाँ पर क्या है? आदमी ने एक जानब देखकर उंगली से इशारा किया। ये तो कोई कॉटेज लग रहा है। आरजू बोली, चलो चलकर देखते हैं। मैक ने कहा। अंधेरा चारों तरफ फैलने लगा था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कॉटेज के पास आकर रुके, जो काफ़ी जगह से टूट फूट का शिकार था। उसके नशेब फराक बता रहे थे कि वो कई सालों से बंद पड़ा है। यार, मुझे तो डर लग रहा है इस कॉटेज में जाने से, कहीं यहाँ पर कोई भूत फूत ना हो। सुहेल सहमते हुए कहने लगा। तो उससे बड़ा भूत कोई हो सकता है? चुपचाप चल अंदर।
हादी ने मजाकन कहा। हाँ वैसे भी हादी की शक्ल देखकर तो कोई भूत भी 2 मिनट टिक नहीं सकता इसके सामने। आरजू ने टोंक मार किया। मेरी शक्ल देखने से कुछ हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर वो ज़रूर डर जाएगा। उसने जवाबी वार किया। जी नहीं। जी हाँ। नहीं नहीं नहीं, वकरी वकरू वरू, हाँ हाँ हाँ। उसने आंखों में देखा। अब एक महीने बाद में लड़ लेना, पहले अंदर चलो, मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है। जनेर चढ़कर जनेर चीर बोला। चलो। हादी उसे घूरता हुआ अंदर आ गया। यार ये तो काफ़ी पुराना कॉटेज है। सहेली इधर उधर नजर दौड़ा रहा था। और काफ़ी डरावना भी है। आप ये क्या है? महक ने कॉटेज की एक जानब टूटी हुई छत को देखकर ऊपर झांका। क्या है? जुनैर बोला। जुनैर ने छत से नीचे लटकते हुए शॉपर को जोर से खींचा तो एक लाश छत से नीचे आ गिरी। लाश देखकर महक तो जोर से चीख पड़ी। क्या हुआ महक? आरजू भागती हुई आई। सामने बड़ी लाश देखकर वो भी चीख उठी। हादी ने करीब आकर लाश को गौर से देखा और फिर उसके जिस्म पर लगा चिपा मादा अपनी उंगली से लगाकर सूंघने लगा। ये इसके पूरे जिस्म पर क्या लगा हुआ है? वो पूरा खून से लथपथ है। जुनैर ने पास होकर पूछा तो हादी ने कहा, जहाँ तक मेरा अंदाजा इसे किसी बड़े अज़ार ने निकल कर वापस उगल दिया है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? आरजू बोली। क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च की थी खतरनाक जंगली जानवरों के बारे में, जिनमें से एक पाठहीन भी था। तो इसका मतलब इसे वाकई किसी अज़ार ने निकल लिया था। यानी तस्दीक चाहिए। आई एम 90% श्योर। अगर ये सच है तो फिर तो हम सबको ही जानवरों को भी खतरा है। आरजू घबराई। हो भी सकता है और नहीं भी। क्या मतलब है? आदि साहब सबको बहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? देखो मुझे पूरा यकीन है कि ये किसी बड़े अज़ार का ही शिकार बना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वह अज़ार वापस यहाँ पर आए। हो सकता है कि वो इस कॉटेज में ना आए, और न ये भी हो सकता है कि वापस आ जाए। हादी खड़ा होकर बोला। तो फिर हम सबको यहाँ से जाना चाहिए। सुहेल के पसीने छूटने लगे। हो सकता है कि इस कॉटेज में हम लोग ज़्यादा सेफ हों और भाई ज़्यादा खतरा हो, लेकिन यार हादी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तो दोनों तरफ से मारे गए। अगर बाहर जाएंगे तो वो अज़ा हमें पकड़ लेगा, और यहाँ पर रहेंगे तो भी हो सकता है कि वो वापस यहाँ पर आ जाए। तो ये भी तो हो सकता है कि वो हर रोज़ रात रात यहाँ पर आता हो। इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकता। सुहेल। तो फिर तेरे ख्याल से हमें यहाँ रखना चाहिए या नहीं? नज़ीर जुन्नैर ने पूछा। इसने क्या इससे क्या पूछ रहे हो? इसकी वजह से तो हम सब इस मुसीबत में पड़े हैं। आरजू गुस्से से बोली। एक मिनट, मैंने कब कहा था तुम्हें कि तुम यहाँ पर आओ? आदिम सामने हुआ। तुमने ही ये फजूल और घटिया मशवरा दिया था दूसरे जजीरे पर जाने का। हाँ, और मैंने सिर्फ मशवरा दिया था, पर हाथ पकड़ कर ज़बरदस्ती तुम्हें लेकर नहीं आया। अपनी मर्जी से आई हो तुम। वो कदर संजीदा था। मशवरा तो तुम्हारा ही था ना, तो तुम ना मानती। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें हमेशा ये लगता है कि हम कुछ भी करती हो तो वो तुम्हारे लिए है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से नहीं आई, अपने बाकी दोस्तों की वजह से आई हूँ, क्योंकि मैं उन्हें किसी मुसीबत में नहीं देख सकती। और तुम्हें पता है कि तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें भी हमेशा यही लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, और मेरे पास इतना वक्त ही नहीं कि मैं तुम्हें सोच भी सकूँ। तो फिर अकेले आ जाते ना। अपने बाकी दोस्तों को मुसीबत में डालने की क्या ज़रूरत थी? बाकियों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन खुदा के लिए आइंदा मेरे कहने पर कहीं भी साथ मत चलना। और मेरी दुआ है कि मेरे अलावा बाकी सब इस जजीरे से सही सलामत वापस अपने घर पहुंच जाएं, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि हादी एक खुदगर्ज इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। हो सकता है कि मेरी मौत से ही तुम्हें सुकून मिल जाए। हादी की बात सुनकर उसके लबों में शोभा आंखों ने उसके बोलने के हर लफ्ज़ की मुखालफत करना चाहिए, मगर बजाय कुछ भी कहने के वो एकदम दौड़ती हुई कार्टेज से बाहर चली गई। यार तूने क्या बकवास की है? अभी खुदा ना करे कि तुझे कभी कुछ हो। जुन्नैर ने उसका बाजू पकड़ा। लेकिन वो यही चाहती है। नहीं आदि, वो ऐसा नहीं चाहती। महक ने समझाना चाहा। हाँ महक बिल्कुल सही कह रही है यार, जो कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। हया ने हमाया की, और वो बस हम सब की जानों को लेकर फिक्रमंद थी, बस इसीलिए उसने ये सब कह दिया। उसका कोई गलत मतलब नहीं था। आदि सुहेल बोला। खैर मुझे इसके बारे में मजीद नहीं सोचना। फिलहाल ये सोचो कि इस लाश को क्या करना है। हादी ने नज़रअंदाज करते हुए कहा। लाश को बाद में देखेंगे भाई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले कुछ खा लेंगे क्या? मोटी तुझे हमेशा खाने की क्यों पड़ी रहती है यार? हादी भाई ये जाती है। जब से इस कबीले वालों ने हमें अगवा किया है तब से खाना खाया हुआ है, इसके बाद कुछ भी नहीं खाया पिया। हाँ हाँ ओके चलो खाते हैं। सुहेल भागता हुआ आया और कॉटेज के कोने में पड़े बैग उठाकर लाया, जिसमें खाने पीने का कुछ सामान था। फिर महक और हया ने बैग में से एक दुपट्टा निकाला और दस्तरखान बिछाकर खाना लगाया, तो सब उसके इर्द गिर्द बैठ गए। को ये अब इस लड़ाका बंदी को भी बुला कर ले आए, वरना बाद में एक नया टॉपिक मिल जाएगा कि उसे लड़ने के लिए। हाथी सबसे आखिर पे दस्तरखान पर बैठते हुए बोला। मैं जाती हूँ। महक उठी। नहीं महक तुम रुको, हाथी खुद जाएगा उसे लेने। सुनैर ने संजीव शास्त्री से कहा। क्या तुम्हारा दिमाग सेट है? आदि चौंका। हाँ भाई, तूने ही उसे उल्टा सीधा कहा है, तब तू ही मना कर लाएगा उसे।
जुनैर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तभी अचानक आरज़ू के चीखने की आवाज़ उनके कानों में गूंजी। सब भागते हुए बाहर निकले। आरज़ू हादी ने चलाकर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। यार अभी तो चीख की आवाज़ आई थी, इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है वो? महकी ने हैरानगी से कहा। पता नहीं, ढूंढो उसे। जुनैर महक, तुम लोग इस तरफ जाओ। सुहेल है, या तुम लोग इस तरफ और मैं इस तरफ जाता हूँ, उसने सबको सिमत समझाते हुए कहा। ये रात के तकरीबन 10 बजे का टाइम था। बारिश अपने ज़ोर शोर पर थी, बिजली कड़क के चमक रही थी। किचन में उसे दोनों बाजुओं से पकड़ते वो घसीटता ले जा रहा था। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, आरज़ू चीख रही थी। कोई है? मुझे बचाओ, मुझे। वो फिर से चीखी। हादी महक, जुनैर कोई है? बचाओ मुझे। फासला काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से उनके चिल्लाने की आवाज़ इनमें से कोई भी नहीं सुन सका। काफ़ी दूर ले जाकर इस आदमी ने उसे किचन में ही फेंक दिया। बहुत चीख रही थी ना तुम, अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तुम्हारी के मुँह से देखी नहीं जाती। वो इसके ऊपर झुककर दोनों बाजू हाथ में पकड़े अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश करने लगा। छोड़ो मुझे, तुम एक वैसी दरिंदे हो। नफरत इसके लहजे से साफ बाजियाँ हो रही थी कि यकेबादी गिर गई। थप्पड़ उसके आजू के चेहरे पर असर किए गए, जिससे वो मजीद अपने बचाव की जद्दोजहद। वो दरिंदा सिर्फ इंसान अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और जैसे ही उसके चेहरे के पास पहुंचा तो एक खतरनाक सरसराने की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक इंतहाई जहरीला और बड़ा आज़ा उसके पीछे खड़ा था। डर के मारे उसने फ़ौरन भागने की कोशिश की तो फयातीन ने एक से झपटा मारा और उसे अपने जहरीले दांतों में दबाकर घसीटता हुआ दूर ले गया। बारिश के तेज कतरे मुंह पर मुसलसल पड़ने की वजह से वो बेहोश होने से बची रही और उठकर चलने की हिम्मत बांधने लगी। किचन में लथपथ उसका लड़खड़ाता वजूद धीरे धीरे वापस कदम बढ़ाने लगा। आरज़ू हादी ने दूर से उसे संभल कर चलता हुआ देखा और भागकर उसके पास पहुंचा। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कहाँ चली गई थी यार तुम? वो दोनों बाजुओं से उसे पकड़ता हुआ बोला। प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो सब बंद होती हुई अपनी आंखों को मुश्किल से खोलकर वो इससे हम कलाम हुई। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारी जैकेट कहाँ है? उसके स्लीवलेस शर्ट को देखकर हादी ने तज्जुब अंदाज में पूछा। वो पता नहीं, वो मुश्किल से बस इतना ही कह पाई और फिर उसके बाजू में आगे गिरी। क्या हुआ तुम्हें आरज़ू? आप प्लीज़ आंखें खोलो। उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए वो सुदगी से बोला। फिर अपनी जैकेट उतार कर उसके थरथराते हुए बाजू पर डाली और उसे गोद में उठाकर कॉटेज के पास पहुंचा, जहां उसके सभी दोस्त नाकाम लौटकर मायूसी के आलम में खड़े उसके इंतजार कर रहे थे। आरज़ू ये क्या हुआ उसे? आदि महक ने उसे आता हुआ देखकर झट से पूछा। ये बेहोश हो कैसे हुई? हयात ने सवाल किया। और तुझे मिली कहाँ से? सुहेल ने भी अपना सवाल झाड़ा। बस करो यार, उसे एक बार अंदर तो आने दो। जुनैर ने कम अधिक कम जहरा कैसा अपने रास्ता छोड़ा तो हादी ने उसे कॉटेज के अंदर ले जाकर फर्श पर लटाते हुए मोहब्बत से उसके चेहरे को देखा। फिर उसकी कुछ जुल्फें उठाकर कान के पीछे की वो सीधा होकर बैठ गया। बताओ कि यार क्या हुआ है इसे? जुनैर ने पूछा। पता नहीं यार, ये मुझे काफ़ी दूर से आती हुई दिखाई दी, लड़खड़ा कर चल रही थी और जब मैं भागकर उसके पास पहुंचा तो उसने मुझसे बस इतना कहा कि मुझे यहाँ से ले चलो और फिर फ़ौरन बेहोश हो गई। तो मैंने उसे उठाकर यहाँ ले आया, लेकिन ये कहाँ चली गई थी या क्या हुआ इसके साथ? महक बोली। मुझे क्या पता यार, मैं कह तो रहा हूँ कि मैंने खुद इसे दूर से आते हुए देखा था। हादी ने गुस्से से जवाब दिया। कि कुछ तो हुआ है इसके साथ, वरना ये अचानक इतनी दूर कैसे पहुँच गई? सुहेल बड़बड़ाया। काफ़ी देर तक ऊँची से बैठे उसके होश में आने का इंतज़ार करते रहे। तकरीबन 1 घंटे बाद हया ने कॉटेज में एक सांप को देखा और ज़ोर से चीख मारी। क्या हुआ? हयासन ने हैरत से बोला। वहाँ पर सांप है क्या? कहाँ? हादी चौंका। वहाँ पर उसने एक खस्ता हाल में इसकी तरफ वो इशारा किया। सुहेल झट से साथ पड़ी कुर्सी पर चढ़ गया। हादी और जुनैर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हादी जैसे ही सांप के कुछ करीब पहुंचा तो जुनैर ने कहा। ज़रा ध्यान से हादी, ये काला नाग है, बहुत जहरीला है। हादी ने जैसे ज़रा पास होकर टेबल पर पड़ा एक टूटा हुआ डंडा उठाया। फौरन पूरी कुव्वत से एक सांप की गर्दन पर दे मारा। जैसे ही सांप ज़रा दूर जाकर गिरा तो उसके बाद धीरे कई ओवार किए तो उसने वही दम तोड़ दिया। अचानक हया की चीख सुनकर वो झट से पीछे मुड़ा। क्या हुआ? हादी लगता है उसे किसी सांप ने काट लिया है। फिर बोला। सांप इतना जहरीला? उसकी टांग में पोस्ट होकर चला गया और वो टिकट खाकर ज़मीन पर आ गिरी। अरे दोस्तों, यहाँ पर सब बहुत सारे सांप हैं। सुहेल मजीद सहम कर कुर्सी पर बैठा घबरा कर बोला। ओह माय गॉड! महक जो हया और आरज़ू के पास बैठी थी, क्योंकि ये इतने सारे सांप यहाँ पर आए कैसे? हादी ने इर्द गिर्द देखा तो काफ़ी सांप उनकी जान पड़ रहे थे। मर गए यार हम तो, बाहर भी नहीं जा सकते, दरवाजे पर भी इतने सारे सांप हैं। ज़ुनैर भी घबराहट के मारे पीछे हो रहा था। अब इन सब का एक ही हल है। हादी बहुत तेज़ी से बोल रहा था। क्या? जल्दी बता। आग
सांप आग से डरते हैं, अपने चारों तरफ आग लगाओ फ़ौरन। अपनी ही तेज़ी से बढ़ते हुए सांप को देखकर उन्होंने जल्दी से कॉटेज में पड़े सूखे पत्ते इकट्ठे किया। अब माचिस कहाँ से लाएं यार? हुसनैन घबरा कर बोला, लाइटर है मेरे पास, मैंने रख लिया था, जानता था कि इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। वेरी गुड हादी। हुसनैन मुस्कुराया कि अब देख क्या रहे हो, जल्दी करो, वो बस पहुंच गए हैं हमारे पास। महक जी की हाथी ने लेटर से सूखे पत्तों पर आग लगाई तो वो इनके चारों तरफ फैल गई। सुहेल भी कुर्सी से उतरकर जंप मारता हुआ दायरे में आ गया। यार लेकिन ये थोड़ी देर में बुझ जाएगी, लेकिन ये थोड़ी देर में बुझ जाएगी, जुनैर बोला, और तब तक ये सांप भी चले जाएंगे। लेकिन अगर नहीं गए तो? महक तो काफ़ी डर चुकी थी। अच्छी उम्मीद रखो। हाथी कादरे कदरे संजीदा मिजाज में गोया हुआ अचानक हया ने एक झटका मारा तो उसका पूरा जिस्म नीला होने लगा। नीला होने लगा। हाथी कुछ करो, हया के पूरे जिस्म में जहर फैल रहा है। महक रौंसी होने लगी। तुम्हारे पास दुपट्टा है? नहीं, बस यही है, यही था जो यहाँ नीचे बिछाया हुआ था। ठीक है, निकालो इसे। जुनैर और महक पूरी कुव्वत से आरजू और हया के फिर नीचे से दुपट्टा निकालने लगे। ये लो। जुनैर ने दुपट्टा आगे बढ़ाया तो हादी ने उसे हया की टांग के डसे हुए हिस्से से ऊपर कस कर बांध दिया। काम हो गया। अपने खेमे में कुर्सी पर बैठे सिगरेट सुलगाते हुए अभिषेक कपूर ने रमेश से पूछा, जी भाई हो गया? हमने उनके कटेज में इतने सांप छोड़े हैं कि सुबह तक उनमें से कोई नहीं भी जिंदा नहीं बचेगा। बहुत अच्छे, उसने जोर से कहकर लगाया। भाई अभी ने सवालिया नज़रों से देखा। वो हाँ हाँ बोलो भाई। वो मेरा चिकन कढ़ाई खाने को बड़ा मन कर रहा था। अगर अगर ठीक है, प्रकाश से जाकर कहो कि तुम जितने मुर्गे हम लोग पकड़ कर लाए हैं इनमें से एक की कढ़ाई तैयार कर। अरे शुक्रिया भाई। रमेश ने जाते ही उनसे फिर से शैतानी कहका लगाया और धुआं हवा में बुलंद किया। शुक्र है आरजू तुम्हें होश आया। आरजू के आंखें खोलते ही महक बोली, हया को क्या हुआ है? हया को सांप ने काट लिया है, हादी ने जवाब दिया। क्या सांप? हाँ, काफ़ी सारे सांप यहाँ पर जमा हो गए थे। हम तुम बेहोश थी तो तुम्हें खबर नहीं है। हमने आग लगाई तो वो चले गए। सुहेल ने नरमी से कहा, लेकिन इसका कोई इलाज करो, ऐसे तो ये मर जाएगी। हमने इसकी टांग पर पट्टी बांध दी है, जहर मजीद नहीं फैलेगा। लेकिन जुनैर बात को अधूरा छोड़कर खामोश हो गया। लेकिन आरजू हमें नहीं मालूम कि हम कैसे इस जहर को बाहर निकालें। मेरे ख्याल से अवेशक कपूर के लोगों के पास सांप के जहर का इलाज ज़रूर होगा। हादी ने अपना ख्याल जाहिर किया। इन लोगों पर भरोसा करने की गलती कभी मत करना। हादी क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि इतने सारे सांप ऐसे ही आ गए यहाँ पर? नहीं, बल्कि हम पास छोड़ा गया है ताकि वो हम सबको मौत के घाट उतार सके। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो आरज़ू? क्योंकि जो आदमी मुझे यहाँ से घसीट करते हुए लेकर गया था उसके हाथ में एक थैला था जो कि खाली था। इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो सांप इसी ने यहाँ पर छोड़े थे। सब हैरानी के गौरव फिक्र से उसकी बातें सुन रहे थे। क्या तुम्हें कोई आदमी लेकर गया था यहाँ से? हाँ, जो 3 लोग अभी अभी कबूल के पास ब्लैक पैंट शर्ट में थे। इनमें से जो चुटिया वाला आदमी था उसी ने मुझे गवाह किया और मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता था। मगर मगर हादी के चेहरे के तासुरात साफ बता रहे थे कि वो शरीर गुस्सा में आ चुका है, मगर वो अपने घटिया इरादों में कामयाब नहीं हो सका क्योंकि वहाँ पर क्या बहुत ही बड़ा पाथाइन आया और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गया। क्या मतलब हुआ? टाइटन पाथाइन था क्या? हाँ शायद। उसका मतलब वो अब भी यहाँ पर मौजूद है। वो सब छोड़ो हादी, हम सब की जान को खतरा है। वो किसी भी लम्हे हम सबको यहाँ मारने आ सकता है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो कोई अज़ा ही था? सुनैना ने सोचा, हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आरजू बिल्कुल ठीक कह रही है, हम सबकी जानों को खतरा है यहाँ पर। सुहेल के माथे पर पसीने के कतरे टपके। हादी मेरी बात मानो, चलते हैं यहाँ से। आरजू ने उसका हाथ पा थामा। लेकिन हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं आरजू? इस जजीरे से निकलने का रास्ता हमें नहीं मालूम। जुनैर बोला, हमें नहीं मालूम लेकिन अवश्य कपूर को बहुत अच्छे से मालूम होगा। मैं अपने राय पेश की। लेकिन आरज़ू के कहने के मुताबिक अगर वो सांप अभिषेक कपूर ने हम पर छोड़े हैं तो फिर वो हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी कभी नहीं बताएगा। हादी ने संजीदगी से कहा, और सबसे पहले हमें हया को ठीक करना होगा, इसके बाद यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। आरज़ू हया के नीले होते वजूद को देखकर बोली, हूँ। सुबह का सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा था जब हादी आरज़ू से हया की खसियत याबी की दुआ लेने अभिषेक कपूर के ठिकाने पर पहुँचने के लिए निकल खड़े हुए। काफ़ी देर चलने के बाद सुहेल की एक चीज़ के ठोकर लगी और पुर लखड़ाकर साफ साफ कहते हुए वह गिर पड़ा। पीछे वो खड़े आरजू और हादी ने चौंक कर उसे देखा। ये कोई सांप नहीं है बल्कि ये तो किसी की लाश है। हादी ने गौर से देखकर कहा, क्या लाश? आरजू ठटक कर आगे बढ़ी। ये तो वही आदमी है। कौन सा? सुहेल ने हादी से पूछा, जिसके बारे में आरजू हमें बता रही थी, चुटिया वाला। अच्छा हुआ ये हुआ मर गया, आरजू हकारा से देखते हुए कहने लगी। हाँ, इसका पूरा जिस्म गल गिर चुका है। इससे शायद उसे भी निकल कर बाहर निकाल दिया।
शायद हो सकता है, सेहल बोला। अब हमें इसकी लाश को इसके वारसों तक पहुंचाना होगा। आदि, इस इंसान के ने मेरे साथ इतना गलत किया है और तुम्हें इसकी लाश की परवाह है? नहीं आरजू, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ होती है और अपनी की सज़ा भुगत चुका है। मुझे नहीं कुछ नहीं पता। मुझे इस वक्त शदीद नफरत महसूस हो रही है इस घटिया इंसान से, लेकिन इंसानियत का तकाजा यही है कि आरजू की उसकी लाश को हमें अभी तक पहुंचाना होगा। अच्छा ठीक है। हाँ सुहेल, इसको उठाने में मेरी मदद करो। ओके। दोनों उसे उठाकर बेशक कपूर के ठिकाने पर ले आए। मेरा भाई तुम लोगों के मार दिया मेरे भाई को, राशि चीखी। हमने नहीं मारा इसे, हादी ने जवाब दिया। तो फिर ये कैसे मरा? अभी गजब कर बोला। हम तुम्हारी तरह बहिस नहीं है अविश। एक तो तुम हमारे ठिकाने पर सांप छिड़वाते हो ताकि हम सब मौत के घाट उतर सकें, और फिर अपने मरे हुए आदमी का इल्ज़ाम भी हम पर लगाते हो। हमने कब सांप छोड़े हुए मासूम बनने की एक्टिंग करने लगा? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तुम लोगों ने जानबूझकर हमारे पास सांप छोड़े। आजू गोया हुई। ओहो, तो ये हसीना भी साथ आई है। वो धीरे धीरे चलता उसके पास आ खड़ा हुआ। अपनी बकवास बंद करो अभिषेक। हादी गर्जा। अच्छा ठीक है, कर ली बंद, लेकिन ये बताओ कि हमारे आदमी को किसने मारा? इस हजार ने, सहिल बोला। कौन सा हजार? टाइटन पथेन। वो तो तुम लोगों ने उसे देख लिया जी, आरजू ने कहा। फिर तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुम लोगों ने। अगर हम इसे पकड़ लें तो हमें अरबों रुपए मिल सकते हैं, रातों रात अमीर हो जाएंगे हम सब। तुम उसे नहीं पकड़ सकते, वो बहुत बड़ा और जहरीला खतरनाक होता है। दादी ने खबरदार किया। इसकी परवाह तुम सब मत करो। खबर हमारी एक दोस्त को सांप ने काट लिया है, हम उसकी दवा लेने आया है यहाँ आए हैं। आरजू ने एक अपना आने का मकसद सामने रखा। हमारे पास कोई दवा नहीं है ऐसी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम लोग सांप पकड़ते हो तो तुम लोगों के पास यकीनन इसके जहर का कोई तोड़ होगा। आदि गुस्से से बोला होगा। अभी तो तुम्हें नहीं देंगे। देखो, एक मासूम इंसान की ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है तुम लोगों को। अगर किसी चीज़ का बदला लेना है तो मुझसे लो। इसमें इस मासूम का कोई कसूर नहीं। पहले हम दुश्मन के हथियारों को छीन लेंगे तो दुश्मन तक पहुंचेंगे ना। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, जो करना है करो, लेकिन हमें दवा चाहिए। अरे ऐसे कैसे? दवा लेनी है तो फिर इसकी कीमत भी तो चुकानी होगी ना। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अभिषेक कपूर हवस भरी नज़रों से आरजू को देखता हुआ उसके करीब आकर बोला। ये खूबसूरत हसीन लड़की, बस ये चाहिए। इसका बदले चाहे सब कुछ ले जाओ। बदतमीज़। आरजू ने एक जोरदार थप्पड़ का तोहफा उसके चेहरे पर रसद किया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने भाई को रमेश जैसे ही वार करने के लिए आगे बढ़ा तो हादी ने उसका बाजू पकड़कर धीरे धीरे पीछे किया। मुक्के का गुलदस्ता पूरे जोश से उसके नाक पर दे मारा, जिससे वो फौरन बेहोश होकर गिर पड़ा। अरे वाह, तुमने तो एक झटके में रमेश की बैंड बजा दी। लेकिन तुम्हें पता है कि मैंने खुद इस लड़की पर हाथ क्यों नहीं उठाया? क्योंकि खूबसूरत लड़कियां मारने के लिए नहीं, सिर्फ प्यार करने के लिए होती हैं। अभी ने जैसे ही उसके जुल्फों को कान के पीछे करते हुए कहा तो आरजू ने धीरे से उसका हाथ पीछे किया। और तुझे पता है कि मैं इतनी देर से तेरी ये बकवास क्यों सुन रहा हूँ? क्योंकि इस वक्त ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता था। आदि ने खुलेआम धमकी दिया। हाँ, तुम्हें इस तरह बेबस देख कर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मेरा यकीन करो, तुम्हारी दोस्त को काले नाग ने डसा है। ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगी वो। उसे जल्द अज जल्द दवा की ज़रूरत है। वो आजू के सामने से हटकर हादी के सामने हुआ। तुम्हें कैसे पता क्या उसे किसी काले नाग ने डसा है? हम में से तो किसी ने नहीं देखा तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर वही सांप रहते हैं, इसलिए इन सांपों को तुमने खुद छोड़ा था हम पर। अगर ये कहोगे तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो अब इसके दुआ भी तो हम लोग ही देंगे। तो फिर दो ना, ड्रामे क्यों कर रहे हो? सेहल कदरे संजीदा था। अरे वाह, इस मोटे पतले को भी साथ लाए हो। ओए पतीला, मत बोल मुझे, नहीं तो क्या? नहीं तो हादी भाई बहुत मारेगा। क्यों आदि? हमें दुआ चाहिए अभिषेक, वक्त नहीं है हमारे पास। हादी उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ कि जब तक दवा की कीमत अदा नहीं करते तुम्हें दवा नहीं मिल सकती, और तुम जो कीमत मांग रहे हो वो हम तुम्हें नहीं दे सकते। तो फिर भूल जाओ दुआ को भी, और अपनी दोस्त के वो अंतिम संस्कार का क्या कहते हैं भला उर्दू में? हाँ, कफन दफन की तैयारी करो। तुम क्या चाहते हो अभिषेक? आजू बोली। तुम्हें मेरी डार्लिंग, तुम्हें। वो जैसे ही भोर से आरजू के रूबरू होकर उसे छूने लगा तो आदि ने झट से आकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, आखिरी बार कह रहा हूँ, आरजू को छूने की कोशिश भी मत करना, वरना मेरी दोस्त बचे या ना बचे, मगर तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। वो फिर हाथ छोड़ दिया। ओ, मैं तो डर गया। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे मत मारना। हाँ हाँ, वो शैतानी सी हंसी हंसता हुआ आदि को देखने लगा। चलो आजू आजू यहाँ से, इससे उलझने का कोई फायदा नहीं। आदि उसका हाथ पकड़कर वापस मुड़ा तो सेहत भी उसकी पैरवी करने लगा। सुनो, उसके दूर जाते ही अभिषेक कपूर ने बाकी दो स्याह पैंट शर्ट में लिपटे लोगों को देखकर कहा, जी भाई, छोटे बालों वाला बोला। आज रात ये लड़की मुझे अपने खैमे में चाहिए, लेकिन भाई इसके साथ वो हादी है। इसको होते हुए हम कैसे यहाँ लेकर आएंगे? वो तुम लोगों का मसला है। मुँह मांगी कीमत दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है भाई, जो हो जाएगा आपका काम।
रकम का सुनते ही वो झट से बोला, लेकिन भाई आपने इन लोगों को जाने क्यों दिया? उन्होंने हमारे भाई को मार दिया, राशि को। या नहीं राशि, वो लोग सही कह रहे हैं, इन्होंने नहीं मारा तुम्हारे भाई को, वो इस अर्ज़े का ही शिकार बना है। आप कहते हैं तो मान लेते हैं भाई, लेकिन फिर भी हम इस आदि के बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले तो तुम इस पर मर रही थी। उसके साथ वाला तंज़िया अंदाज में बोला, इसकी वजह से हमारा भाई मौत के मुंह में गया है, तो इसकी खूबसूरती का अचार डालूं मैं? पहले वो मेरा रिश्ता, मगर अब वो सिर्फ हमारा दुश्मन है। अच्छा लगा कर सुनकर अच्छा लगा सुनकर। अब हम क्या करेंगे हादी? कैसे बचाएंगे हम यार को? रास्ते में चलते वक्त आरजू ने तेजस्वी से पूछा, पता नहीं क्या मतलब, पता नहीं यार, हम क्या यार को ऐसे ही मरने देंगे? चल गुस्सा हुआ, देखो मुझे नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि यार को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। मगर सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता हादी, उसकी ज़िंदगी उम्र का सवाल है। कोई हल तुम्हारे पास? अजू तुम तमा उठी, वो वहाँ पर कोई गाड़ी है क्या? हादी ने एक जानब इशारा किया, हाँ ये तो कोई गाड़ी ही लग रही है। सुहेल बोला, हाँ चलो चल कर देखते हैं। आरजू इस तरफ भागी तो वो दोनों भी उसके पीछे हो गए हैं, और ये एक जीप थी जिसका वो इर्द गिर्द से जायजा लेने लगे। फिर हादी ने अंदर बैठने का इशारा किया तो सुहेल फ्रंट सीट पर बैठ गया और आरजू पीछे। हादी ने खुद स्टीयरिंग संभाला। इसने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की तो आरजू ने सवाल किया, हम कहाँ जा रहे हैं दोस्तों? हम हया के लिए कोई दुआ ढूंढने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन इस पूरे जंगल में हमें कहाँ से दुआ मिलेगी? हादी प्लीज़ यार थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ तुम। ठीक है मैं चुप ही हूँ। वो देखो दोस्तों, ये कितना वही पता है ना, दूर से बढ़ते हुए इस सजा को देखकर सुहेल जोर से चीख चलाया, अगर तुम्हारे पास कैमरा होगा जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करो। हादी बोला, ओके। हादी ने गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ की तो आरजू कैमरे से मंजर कैप्चर करने लगी। वो इसको गुजरते हुए पति इनके बिल्कुल करीब पहुंचे तो एक और गाड़ी ने उनके सामने आकर ब्रेक लगा दी। हादी ने भी झट से ब्रेक लगाई। सामने वाली गाड़ी से राशि हो गई, उसका दूसरा साथी बह रहा है। उनके हाथ में लोहे के बनी हुई वही छड़ियाँ थी। बाहर निकल, दूसरे आदमी ने जोर से चलाते हुए हादी को देखा और छड़ी पूरी कुव्वत से जीप के शीशे पर मारी। सब शीशे टूट कर चूरा चूरा हो गया। हाथी जोर से गाड़ी का दरवाज़ा पकड़ता बाहर आया और उनके रूबरू खड़ा होकर बोला, क्या मसला है? क्यों रास्ता रोका है हमारा? एक तो तूने हमारे भाई को मारा, ऊपर से हमारी गाड़ी भी चोरी कर ली। वाह, सलाम पेश करते हैं हम तुम्हारी बहादुरी को। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि हमने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। तुम्हारे मारने या न मारने से कुछ नहीं होगा। हम अपने भाई की मौत का बदला लेने आए हैं। राशि अकड़ कर बोली, मैं लड़कियों से लड़ाई नहीं करता। तो फिर ठीक है, तुम्हारे साथ जो लड़की है इससे ही कर लेती हूँ। वो अपनी छड़ी घुमाती हुई बैक सीट पर बैठी आरजू के पास आई और बाहर से दरवाज़ा खोलकर जोर से इस पर वार किया। आरजू ने अपना बचाव करते हुए उसे हाथ से रोका तो उसने चाकू निकाल लिया। जैसे ही उसने आरजू पर चाकू का वार किया तो वो घूमकर पीछे हुई। चाकू सीधा गाड़ी में लगा। आरजू ने झट से गाड़ी में पड़ा अपना बैग उठाया और पतेन के पीछे दौड़ लगा दी। इधर दूसरी जानब हाथी और इस आदमी की हाथापाई जारी थी। अब राशि सुहेल के सर हो गई। जैसे ही उसने लगातार सुहेल पर चाकू के वार किए तो वो खुद का बचाव करता हुआ गाड़ी के नीचे घुस गया, और जब राशि नीचे लेट कर उस पर वार करने लगी तो सुहेल की एक ज़ोरदार टांग उसके सर पर लगी और वो वहीं बेहोश हो गई। लड़ाई के दौरान इस आदमी के हाथ में पकड़ी छड़ी हादी के हाथ लगी तो उसने जोर से इसके गंजे सर पर दे मारी, जिससे वो गचकाकर वहीं गिर गया। सुहेल, आरज़ू कहाँ हो तुम दोनों? हादी ने ऊँची आवाज़ लगाई। मैं यहाँ हूँ भाई, मेरा पेट फँस गया है नीचे, गाड़ी के नीचे से उसने आवाज़ दी। ठीक है भाई, राजा आजा। हादी ने ज़मीन पर लेटकर हाथ आगे बढ़ाया तो वो इसका हाथ थामता हुआ घसीट कर बाहर निकल आया। आरज़ू कहाँ है पता नहीं यार, मैंने इसे अज़ा के पीछे भागते हुए देखा था। क्या? चलो जल्दी बैठो गाड़ी में। उनकी नई गाड़ी में घुसकर हादी ने स्पीड पकड़ ली। ये तरीके में डूबा हुआ बहुत ही ख़तरनाक घर था जिसमें वो अज़े की पैरवी करते हुए घुस आई थी। इसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे अंदर की जानब कदम बढ़ाने लगी। थोड़ा आगे जाकर उसकी नज़र थोड़ा नीचे गहराई में पड़े 3 अंडों पर पड़ी जो साख्त के लिहाज से काफ़ी बड़े लग रहे थे। वो समझ गई कि ये इसी पताइन के अंडे हैं। इसने इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए अपने बैग में पड़ी रस्सी निकाली और अपने पास पड़े एक पत्थर में अटका दी और फिर उसके जरिए लटकती हुई नीचे आई और एक अंडा उठाकर अपने बैग में डाला। घबराते हुए उसने जैसे ही वापस ऊपर जाने के लिए रस्सी को पकड़ा तो किसी ने उसके पाँव को ज़ोर से नीचे खींचा। जब उसने गर्दन घुमाकर नीचे देखा तो ये एक आदमी था जो खून में लथपथ था और उसे मदद के लिए पुकार रहा था। वो इसका हाथ थामने के लिए जब नीचे झुकी तो घसीटते हुए इस आदमी की टांग बाकी के 2 अंडों पर लगी। वो टूट गया। अंडों के टूटने में एक खतरनाक आवाज़ कार में गूंजी। वो समझ चुकी थी कि अब पता ही उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने वापस गर्दन मोड़ कर ऊपर चढ़ना चाहा, लेकिन वो आदमी तो से उसकी टांग को जोर से नीचे खींच रहा था। इसने पूरी कुव्वत से इस आदमी के मुंह पर टांग रसद की और तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। इतने में वे
फरहान वहाँ पहुँच चुका था। उसने इस आदमी के गिर्द घेरा डाला और इतनी ज़ोर से दबाया कि उसकी हड्डियाँ आपस में मिल गई। चढ़ाई के आखिरी किनारे पर जाकर आजू की रस्सी टूट गई, मगर खुशकिस्मती से उसके हाथ चढ़ाई के ऊपर टंगने में कामयाब हो गया। वो खुद का वजन संभालती हुई ऊपर चढ़ी और तेजी से बाहर की जानब दौड़ लगा दी। यार आजू कहाँ जा सकती है, कहीं वो पथेन से कोई नुकसान ना पहुँचा दे। गाड़ी चलाते हुए हादी इधर उधर नजरें घुमाकर उसे तलाश करता है। अचानक एक जानब से उसे आजू भागती हुई नजर आई तो उसने फौरन गाड़ी उसके सामने ले जाकर खड़ी कर दी। भागो जल्दी भागो आजू, वो तुम्हारे पीछे आया है। हादी ने जोर से आवाज़ लगाई। जैसे ही वो गाड़ी के करीब पहुंची तो सुहेल ने झट से पिछला दरवाज़ा खोल दिया। उसने तेज़ी से गाड़ी में बैग फेंका और खुद बैठकर दरवाज़ा बंद किया। हादी ने गाड़ी फुल स्पीड में चला दी। ये हमारे पीछे क्यों आ रहा है आरज़ू, तुम क्या लेकर आ रही हो ऐसा? हादी ने स्टेयरिंग घुमाते हुए कहा। मैं कुछ भी नहीं लाई है, बस ऐसे ही मेरे पीछे लग गया। नहीं नहीं, कुछ तो है तुम्हारे पास ऐसा जो वो हमारे पीछे आ रहा है। नहीं हादी, इसके हाथ में कुछ नहीं है। सुहेल ने हिमायत की। ये जो बैग लाई है जल्दी से चेक करो, इसमें क्या है। नहीं, मेरे बैग को हाथ भी मत लगाना, वो ज़ोर से चीखी। सुहेल चेक करो। सुहेल ने पूरी कुव्वत से उसके हाथ से बैग खींचा और जिप खोल कर देख इसमें तो अंडा है, शायद ये पता इनका उठा लाई है। बट तुम्हारा दिमाग तो सेट है, तुमने क्यों किया ऐसा? क्यों हम सबको मरवाने का इरादा है तुम्हारा? वो गिरजा, तुम शायद भूल रहे हो हादी, हमें इसके बदले में बहुत बड़ी कीमत मिल सकती है अगर हम ये साबित करने में कामयाब हो रहे हैं कि अभी भी टाइटन पठान इस दुनिया में मौजूद है। आज उन्हें अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम भी इन लोगों की तरह लालची हो जाओगी। मैं लालची नहीं हूँ, मैं बस शोहरत कमाना चाहती हूँ। तुमने थोड़ी सी शोहरत के बदले में खुद की और हम सबकी जान को मुसीबत में डाल दिया है। आरजू ने शीशे से पीछे झांका तो उसे कहीं भी अजा नजर न आया। उसने वापस गर्दन मोड़ी और हादी से मुखातिब हुई। बस गाड़ी गाड़ी रोक दो, अब वो जा चुका है। हादी ने साइड शीशे से पीछे देखा और ब्रेक लगा दी। आरजू ने सुहेल के हाथों से अपना बैग वापस खींचा और बाहर निकलने के लिए पैदा खोला तो हादी फिर शीशे में देख कर उससे बोला, अब कहाँ जा रही हो? हमारा मसला नहीं है, जहाँ भी जाऊँ। बाहर निकल कर दरवाज़ा बंद करती हुई वो थोड़ा आगे बढ़ी तो हादी भी इश्तार के आलम में पीछे आया। उसका बाजू पकड़ कर वापस खींचा। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले? क्या हो गया है तुम्हें आरज़ू? तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? पहले तुम किसी को बिना बताए ही अंडा उठा लाई हो, हम सबकी जान को खतरा में डाला और आप खुद उसको अकेले ले जा रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम इस पताइन के हाथों से बच जाओगी? मैं मरूँ या जीऊँ, तुम्हें इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए। वो आंखों में देख कर बोली। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं। भूल गई हम सब दोस्त हैं। मैंने जो किया है वो सब हम सब के लिए किया है। हम सबको शोहरत मिलेगी। अरे तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? सारी दुनिया हमें जानेगी। दुनिया तो हमें तब जानेगी ना जब हम इन सब के लिए ज़िंदा रहेंगे। मैं भी हादी की बात से मुतफिक हूँ आरज़ू। हमें संडे को वापस इस जगह पर रखना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। सुहेल पास आकर बोला, मुझे तुम लोगों की बात में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे जो सही लगेगा मैं वही कहूँगी। शुक्रिया। अपनी बात मुकम्मल करके वो वापस पलटी तो हादी ने गुस्से से उसका बाजू पकड़ा और अपने रूबरू करके रौब से बोला, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं अपने बाकी दोस्तों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। और यही बात तुम्हारी, तो मैं तुम नहीं चाहता कि अपनी बेवकूफ़ी की वजह से तुम अपनी जान से हाथ धो बैठो। तुम भले ही मुझे गलत समझो मत समझो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खो सकता। इसलिए हमें संडे को वापस रखना ही होगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे तुमसे ही क्यों ना उलझना पड़े। झटके से उसके हाथ से बैग खींचकर उसने उछाल कर सुहेल की तरफ फेंका और अपनी गिरफ्त उसके बाजू पर मजबूत करता हुआ खींचकर उसे गाड़ी में बिठाया और वापस कार स्टार्ट की। ये अजीब सी आवाज़ कैसी है? जुनैर धीमी आवाज़ में महक से गोया हुआ। पता नहीं, मुझे तो कुछ खुद ही समझ नहीं आ रही। अचानक कॉटेज का दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से टूटा और वो अज़ा पूरी तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। जुनैर और महक चीख मारते हुए खिड़की से छलांग लगाकर बाहर भागे। भागते वक्त वह दोनों ने बाहर से वापस अंदर खिड़की की जानब झाँका तो वो ज़मीन पर पड़ी हया के जिस्म को निगल रहा था। हया दोनों चिल्ला उठे, मगर हया को खाने के बाद वो फ़ौरन वहाँ से चला गया। दोनों ने वापस अंदर छलांग लगाई, मगर वहाँ पर हर तरफ से खून ही खून था। वह एक डहारे मार मार कर रोने लगी और जुनैर की आंखों में भी आंसू आ गए। एन इसी वक्त आदि आजू को बाजू से घसीटता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सहेल भी उनके पीछे था। दोनों की इस तरह रोता देखकर तीनों ने फर्श पर नज़र दौड़ाई तो वो खून से लूट था। हादी ने आरज़ू का बाजू छोड़ा और जुनैर का गिरबान पकड़ कर बोला, हया कहाँ है? वो खामोशी से इसके जवाब का इंतजार कर रहे थे, मगर वो बिल्कुल चुप था। मैंने कुछ पूछा है जुनैर, हया कहाँ है? उसने झंझोड़ते हुए तुषार अंग्रेजी से पूछा। हादी वो महक बात को अधूरा छोड़कर खामोश हो गई। क्या वो कहाँ है? वो इसका गिरेबान छोड़कर महक के सामने हुआ। वो क्या वो लगा रखी है? कुछ पूछा है मैंने? जवाब दो। गज़ब होकर बोला, उसे पता है ने खा लिया।
जुनैर ने झट से कहा, फिर मुंह नीचे कर लिया। आरजू और सुहेल की आंखों से भी आंसू आंसू टपक पड़े। क्या क्या बकवास रहा है, तुम्हारे हवाले करके गया था ना मैं, ऐसे तुम्हारी जिम्मेदारी थी, ऐसे कैसे खा गया। वो फिर से जुनैर के रूबरू हुआ। वो अचानक से आ गया था। मैं और महक तड़कर बाहर भागे और उसने फर्श पर पड़ी हया को निकल लिया। वो अटकते हुए बोला तो हादी ने खींच कर एक तमाचा उसकी गाल पर दे मारा। तो इस वक्त खुदगर्ज है, तू इस कदर खुदगर्ज है कि अपनी जान बचाने के लिए फ़ौरन भाग खड़ा हुआ और अपने दोस्त को भूल गया। क्या तुझे सिर्फ अपनी परवाह थी, तू बच जाए बस, बाकी जो साला मरता है मरे, तुझे क्या खुदगर्ज है। वो तमतमा कर बोला। अच्छा आदि रिलैक्स हो जाओ, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, हर इंसान पहले अपना बचाव करता है, ये फितरत है। आज उसका बाजू पकड़कर सामने आई। अच्छा तो ये फितरत है, अगर हया की जगह पर तुम होती तो तुम्हें हम इस तरह से मरने के लिए छोड़ देते तो तुम किसी जानवर का शिकार हो जाती हो। अभी हम कहते यार ये तो फितरत है। मेरा कहने का वो मतलब नहीं है हादी, तुम्हें पता है कि इसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। आखिर वो इसकी भी तो दोस्त थी ना। ठीक है अभी भी मैं ही गलत हूँ, अगर इधर हमारी एक दोस्त की जान चलेगी और हाँ तुम सब लोगों को फिर भी मैं ही गलत लग रहा हूँ। देखो मैं ये नहीं कह रही कि तुमने गलत कहा है कुछ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि जुनैर को डसने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसने जानबूझकर हया को सज़ा के मुँह में नहीं डाला, इसे खुद बहुत अफ़सोस है। ज़रा देखो तो सही, उसकी आंखों में आंसू। तुम्हें क्या लगता है कि वो सब तुम्हारी दोस्त थी? वो हम सब की दोस्त थी। हम सबको अफ़सोस है उसकी मौत का, लेकिन हम इंसान कुछ नहीं कर सकते। ये सब खुदा के फ़ैसले हैं। हम इंसान बेबस हैं इसके आगे। ओके तुम सब सही और मैं गलत। अब इससे पहले कि हम सब में से फिर से कोई इसका शिकार बने, हमें संडे को वापस उसकी जगह पर रख कर आना होगा, वरना वो हम सब में से किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं मज़ीद अपने किसी दोस्त को नहीं खोना चाहता, इसलिए मैं और सुहेल वापस वहाँ जाएंगे और अपना काम मुकम्मल करने के बाद हम सब यहाँ से निकलने का सोचेंगे। लेकिन तब तक तुम में से कोई भी इस कॉटेज से बाहर नहीं आएगा। आज तो तुम भी हमारे साथ चलोगी, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि तुमने ये अंडा कहाँ से उठाया है। लेकिन यार तुम लोग सांप के बिल में जाकर अपनी जान को क्यों मुसीबत में डाल रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब इसको वापस रखने जाओगे तो वो तुम्हें ऐसे ही आने देगा, जान से मार देगा वो तुम सबको? जुनैर बोला। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे मजीद अपनी किसी दोस्त को नहीं खोना, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान को दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। हम भी साथ रहेंगे, सब एक साथ रहेंगे तो महफूज रहेंगे। मैक ने अपना अंदाज़ा लगाया। नहीं वहाँ ज़्यादा खतरा है। ठीक है हादी जैसे तुम्हारी मर्जी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैक ने शास्त्री से कहा। जुनैर उसका ख्याल रखना आप। ठीक है। जुनैर और महक को वहीं छोड़कर वो अपनी मंजिल की जानब बढ़ा। कहाँ से उठाया था तुमने ये अंडा? बैग हाथ में थामे चलते हुए हादी ने आजू से पूछा। मैं नहीं बताऊंगी, वो नजरें फेर कर बोली। क्या कहा तुमने? तुम नहीं बताओगी? अरे पहले ही हम अपनी एक दोस्त को खो चुके हैं, क्या तुम्हें ज़रा सा भी अफसोस नहीं उसकी मौत का? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसकी मौत से कोई फ़र्क पड़ा है। अगर पड़ा होता तो तुम इस वक्त ये सब नहीं कह रही होती। मुझे बताओ आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम ये चाहती हो कि हम सब मर जाएं? उसकी आंखों में तमन्नत साफ नजर आ रही थी। देखो मैं सिर्फ वो भी फ़कत इतना ही बोल पाई कि ठीक है, किसने पूरी कुव्वत से इन तीनों में के सर पर डंडा दे मारा, जैसे जिससे वो फ़ौरन बेहोश हो गए। जब हादी और सुहेल की आँख खुली तो वो दोनों किसी कंटेनर में मौजूद थे और उन्हें खड़ा करके दोनों हाथ ऊपर की तरफ एक सरे से बांधे हुए थे। क्या करना है? मारना है तो मारो। सामने खड़े छोटे बालों वाले स्याह रंग की पैंट शर्ट में मजबूत दरिंदा सिफ्त इंसान ने हादी चीख कर बोला तो उसने अपनी मुट्ठी भींच कर जोर से एक मुक्का इसके पेट में दे मारा। अभी हमारा हुआ नहीं है तुम्हें, तो थोड़ी देर में बहुत मज़ा आएगा। अभिषेक कपूर सिगरेट लगाकर उसके पास आकर धुआं छोड़ते हुए बोला। इसी वक्त राशि आरजू को बालों से पकड़कर घसीटती हुई अंदर आई और उसके भी दोनों हाथ बांधे पीछे की जानब बंधे हुए थे। फिर आरजू को ज़मीन पर फेंक कर सुहेल के पास आकर गोया हुई। तुम्हें लगा था कि मैं मर गई हूँ? हाँ। इसने करंट वाला राड सुहेल के पेट के साथ लगाया और जोर से करंट के झटके दिए। हादी चीख उठा। फिक्र मत करो, ये तो अभी ट्रेलर है। अभिषेक कपूर ने हंसकर कहा। फिर राशि और उसके साथी को इशारा किया तो वो दोनों दो बाल्टियां उठा ली और सांप के अंडे का मादा और खून से भरी हुई थी। क्या करना चाहिए अब हादी? चाहते हो? अब हादी ने गुस्से से पूछा। तुम्हें अब भी समझ नहीं आई हादी? तुम्हें चारा बनाया जा रहा है टाइटन पथेन को बुलाने के लिए। आरजू चीखी। पागल हो गए हो क्या? क्या तुमने इस राशन सांप की ताकत नहीं देखी? सुहेल रोते हुए बोला। देखो अभी ये तुम गलत कर रहे हो।
हादी ने कहा, खुदा के लिए हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। सेहल गिड़गिड़ाया। इसी वक्त सांप की खौफनाक ससाहट की आवाज़ उनकी समातों से टकराई। भाई, ये मजाक नहीं हो रहा, वो सच में आ गया है। चलो जल्दी से छुप जाते हैं। छोटे बालों वाला घबराया। तुम लोग जाओ, मैंने तो अभी पिक्चर देखनी है। फिर अभिषेक को गुनगुनाता हुआ कंटेनर से बाहर आ गया और आजू का बाजू पकड़कर उसे भी अपने साथ घसीटता। फिर जाते हुए वापस मुड़कर हादी को देखा और अपना हाथ में पकड़ी लोहे के बनी छड़ी उनकी तरफ फेंक कर बोला, तुम्हारी एक मदद करता हूँ, पीछे पकड़ो और लड़ो इनसे। फिर टहका लगाकर बाहर चला गया। राशि और उसके साथी ने खून से भरी बाल्टी उठाई और इन दोनों पर ढेल दी। फिर खुद बाहर जाकर बेशक के अजय के आने का इंतजार करने लगा। बेशक कपूर अपने साथियों समेत सामने वाले कमरे में गया और आजू को पकड़कर कुर्सी पर बांधते हुए एक आदमी को उसकी निगरानी करने को कहा। खुद धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ पर्दा उठाकर कैमरे से बाहर कंटेनर की जानब झाँकने लगा। अजय के ससुराने की आवाज़ अब बढ़कर नजदीक आती जा रही थी। पहले तो हादी ने रस्सियाँ खोलने की कोशिश की, मगर जब वो नाकाम रहा तो अपनी दाएं सिमत में खड़े सुहेल पर उछलकर अपनी टांग चढ़ाई और मुंह के जरिए अपने ऊपर हाथों में बंधी रस्सी खोलने लगा। मगर जैसे ही वो अपनी रस्सी खोलने के बाद सुहेल की रस्सी खोलने में कामयाब हुआ तो कंटेनर के दरवाजे पर खड़ा एक बहुत ही बड़ा ज़ा उनकी जानब बढ़ रहा था। पथिन ने आगे बढ़कर हाथी पर वार किया तो वो दीवार पर टांग मारकर भागते हुए दूसरी जानब पीछे पलटा और फिर घूमकर जैसे ही अज़ा ने दोबारा इस पर वार किया तो उसने नीचे पड़ी लोहे की छड़ी उठाकर उसके मुंह में डाल दी। फिर जंप मारकर उसके ऊपर से हवा में लांघता हुआ सुहेल के पास पहुंचा। मगर जैसे ही वो बाहर की तरफ भागे तो किसी ने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया और अब वो दोनों इस खौफनाक पथीन के साथ अकेले कैद में थे। इधर दूसरी जानब आरजू के पास लड़ने के लिए खड़ा हुआ आदमी जैसे ही बातें करते के लिए गया तो उसने अपने दोस्तों की तरफ देखकर अपनी पैंट में पड़ा चाकू निकाला और अपने हाथों में बंधी रस्सियाँ काटने लगी। जब वो रस्सी खोलने में कामयाब होगी तो फिर इधर उधर जाने का जायजा लेते हुए धीरे से कैमरे से बाहर खिसक गई। राखी और उसके साथी की नज़रों से बचती हुई और जैसे कंटेनर के साथ लगी सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगी तो इन दोनों की नज़रें आरजू पर पड़ी। वो उसे रोकने के लिए सीढ़ी की जानब बढ़े, मगर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई कंटेनर के ऊपर पहुंची और जब वो चढ़ने लगे तो उसने सीढ़ी नीचे गिरा दी और खुद तेज़ी से भागकर कंटेनर पर पड़े डब्बे पूरा जोर लगाकर नीचे फेंकने लगी। फिर कंटेनर का ऊपर वाला दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकती हुई चीख कर बोली, जल्दी से ऊपर आओ। दोनों ने ऊपर देखा तो हाथी ने पहले सुहेल को ऊपर चढ़ाया। जैसे ही वो खुद ऊपर चढ़ने लगा तो अजय ने अपना निशाना इस पर बांधा और वार किया, मगर इसने फौरन ऊपर वाले दरवाजे को हाथ डाला और पहले अपनी दोनों टांगें ऊपर चढ़ाकर कलाबाजी की सूरत में बाहर निकल आया। सामने से आती हुई राशि और उसका साथी तेजी से उनकी जानब बढ़ रहे थे। हादी ने आरजू और सुहेल का हाथ पकड़कर नीचे छलांग लगा दी। पीछे से ऊपर वाले दरवाजे से निकलते हुए सजा ने इनके साथी पर वार किया और उसे निकल दिया। डर के मारे राशि ने भी नीचे छलांग लगाई और उनके पीछे भागने लगी। अभिषेक कपूर ने मजीद आदमी इन तीनों के सर हो लिए। आरजू के हाथ उनके खाने के जो के बर्तन लगे उसने उन्हीं से अपना बचाव किया। फिर आखिर में फ्राई पैन उठाकर अपने चारों जानब बढ़ने वाले हर आदमी के आओ आओ देखा ना ताओ और ठोकती गई। इधर सुहेल के पीछे लगे कई आदमियों को तो अजय ने निकल लिया और इनमें से एक का चाकू घूमता हुआ उसकी टांग में जा लगा। वो जख्मी होकर नीचे गिर गया। आग से भरा टैंक धक्का देकर अपना बचाव करते हुए उसने इन आदमियों की जानब फेंका, जिससे बहुत से लोग झुलस कर रह गए। राशि अपने हाथ में बड़ा चाकू लिया आदमी से उलझ रही थी और उसके अलावा और भी दूसरे लोग उसके साथ लड़ रहे थे। जब दूसरे लोगों से लड़ते वक्त हादी नीचे गिरा तो राशि ने नीचे झुककर उसके चेहरे पर वार किया, मगर वो तेज़ी से घूमा और उसकी टांगें खींचकर उसे भी अपने साथ नीचे फेंक लिया। इसके अपने ही आदमियों के डंडों का वार जो कि हाथी पर हो रहा था तो राशि के सर पर लगा और वह बेहोश हो गई। हादी जो कि कराटे खेलने में मास्टर था, उसने जल्द ही लम्हों में सबकी कमरें तोड़कर फिर अपने दोस्त सुहेल को उठाया और राजू का भी हाथ पकड़कर बैग उठाया और सब ने मिलकर कॉटेज की जानब कदम बढ़ाए। यार, कहाँ रह गए थे तुम सब? जुनैर ने दूर से आते हुए देखकर पूछा। बस यार, ना पूछ, वो अभिषेक कपूर के बंदों ने हमें अगवा कर लिया था, फिर हमें एक कंटेनर में पतैन के साथ बंद कर दिया। बहुत मुश्किल से बचकर निकले हैं। हादी ने अपना माथा मसूलते हुए कहा, तो इसका मतलब है वो अंडा? हाँ यार, वो हम लोग वापस नहीं रख पाए, तो फिर अब क्या वो पथेन हमें मार डालेगा? महक ने सैम को पूछा। देखो, जब तक अंडा हमारे पास है वो हमारे पीछे ही होगा, इसलिए हमें सबसे पहले ही अंडा उसे वापस करना होगा। क्या हादी? लेकिन हादी, इससे पहले कि जुनैर कुछ मजीद बोलता वो अपना मुंह खोल कर रह गया, क्योंकि महक ने पीछे ही टाइटन पथेन खड़ा था उसकी नज़रों का जायजा लेते हुए
हादी ने भी फ़ौरन महक के पीछे देखा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, इसने झट से बहुत अपने आगे खड़ी महक को मुँह में लिया और उसकी बसातों के सामने ही उनकी बसातों के सामने ही उसे निगल दिया। वो सब तो बस जलाकर रह गया। सब भागा हाथी के पीछे छुप गए। अब इस पर के निशाने पर हाथी था। वो इस खतरनाक खज़े की आंखों में अपना अक्स साफ देख सकता था। इसने जल्दी से जिप खोली और बैग में पड़ा अंडा उठाकर फतेन के सामने रख दिया और खुद पीछे हो गया। उसने एक नज़र अंडे पर डाली और फिर अचानक अवश्य कपूर, जो कि अपने ग्रुप का वाहिद बचने वाला जिंदा आदमी था, उसके सामने हुआ। बोला, आ मुझसे लड़, तू मेरे सारे साथियों को खा गया, मेरे भाई को भी खा दिया, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने जैसे ही पर गोली चलाई तो उस पर गोली का तो कोई असर ना हुआ, मगर एक झटका खाकर उसने अभिषेक को भी निकल दिया। और आरजू, सुहेल और जुनैर हादी के पीछे सहम कर खड़े थे, क्योंकि उनका अगला बनने वाला निशाना वही थे। अजय ने करीब होकर हादी को देखा तो उसने अपनी आंखें मीच लीं और परेशानी से पसीने टपकने लगे। आरजू का दिल डर के मारे हलक तक पहुंच गया और सुहेल का वजूद कांपने लगा। और खुशकिस्मती से वो जा पीछे हुआ और मुंह में अपना अंडा उठाकर चला गया। तीनों की जान में जान आई। फिर लंबा सांस लेकर हादी इन तीनों से मुखातिब हुआ, चलो अब जल्दी से अपना सामान उठाओ, निकलते हैं यहाँ से। लेकिन यार मुझे बहुत लग गया है अब, और पाँव भी जख्मी है। सुहेल पेट पकड़ कर बोला, देखो हम अपनी 2 दोस्तों को खो चुके हैं, मैं मज़ीद किसी को नहीं खोना चाहता, इसलिए खाने पीने का सामान भी साथ ले लो। हम बहरी जहाज़ में जाकर सुकून से खाएंगे। मगर जुनैर, पहले इसके ज़ख्म पर कुछ बांधो। हादी नरमी से बोला, हमारी आंखों के सामने ही वो हमारी दूसरी दोस्त को भी निकल गया और हम इतने बेबस हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते। हम 3 लड़कियों में से 2 तो उसका निशाना बन गया और मैं आखिरी बची हूँ। काश मैं भी किसी का निशाना बन जाऊँ, क्योंकि अब मैं अकेली क्या करूँगी इनके बगैर। आरजू मांसी होने लगी और जुनैर ने सुहेल की पटी लगी, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते आरज़ू, यही ज़िंदगी है। अब उठो, सामान पैक करो और ताकि हम जाएं यहाँ से। वो अपने आंसू साफ करती हुई उठी और फिर कॉटेज में चली गई। रात का अंधेरा चारों तरफ फैलने लगा था। जब वो जजीरे के आखिरी किनारे पर समुद्र के पास आ खड़े हुए, तुम्हें कैसे पता था कि यहाँ पर बहरी जहाज़ होगा? आरजू ने हादी से पूछा, क्योंकि वो लोग बहरी जहाज़ पर ही आए थे और अब उनका बहरी जहाज़ हमारे काम आएगा। वाह गुड हादी, सुनैर ने तारीफ की। चलो बैठो इसमें, लेकिन यार ये चलाएगा कौन? सुहेल ने हैरानगी से सवाल किया। मैं। हादी, तुम? हाँ, क्यों, मैं नहीं चला सकता क्या? यार तुझे बहरी जहाज़ चलाना आता है क्या? सुनैर कंफ्यूज होकर बोला। चलो अब वो ज़्यादा देर मत करो, हम बहुत पहले ही काफ़ी लेट हो चुके हैं, रात का अंधेरा फैल रहा है। चलो। खादी ने अपना बैग उठाया और जहाज़ में कदम रखा। तीनों में ने भी उसकी पैरवी की। जहाज़ में दाखिल हुए। जब वो समुद्र की गहराई में पहुंचे और हर तरफ से खुश्की नज़र आना बंद हुई तो उन्होंने अपने बैग खोले और खाना निकाल कर खाने लगे। फिर जुनैर जहाज़ के आखिरी किनारे पर खड़ा होकर समुद्र में झाँकने लगा। पानी का शोर, ठंडी हवा के झोंके उसे महक की याद दिला रहे थे, जो अब हमेशा के लिए फकत एक याद ही बनकर रह गई थी। अचानक समुद्र में तूफान उठा और उनका छोटा सा जहाज़ चोले खाने लगा। हादी समेत आरजू और सुहेल भी निकल कर बाहर आए और बढ़ते हुए तूफान को देखने लगे। अचानक एक तेज़ खौफनाक लहर उठी और उनके जहाज़ को उड़ती हुई आगे बढ़ निकल गई। आरजू को तैरना नहीं आता था, इसलिए उसे डूबता हुआ देखकर हादी तेज़ी से तैरकर उसके पास पहुंचा। उसका हाथ थाम कर काफ़ी दूर नज़र आने वाले जजीरे की जानिब बढ़ने लगा। उनके पीछे तेज़ी से तैरते हुए ज़ुनैर का अचानक किसी ने पाँव खींचा तो वो चीखने लगा। हादी, सुहेल और अर्जुन ने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा तो वो पानी में पाँव मार रहा था। कोई मुसलसल उसे नीचे से अंदर खींच रहा था। हादी जैसे ही उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा तो एक इंतहाई बड़ी और खौफनाक सांप ने पानी से उछलकर ज़ुनैर को अपनी जबड़ों में दबोच लिया। ज़ुनैर सब चीखे, मगर पानी हर तरफ खून ही खून नजर आने लगा। जुनैर को खाने के बाद अब वो मछली इन तीनों की जाने बढ़ रही थी। हादी आरजू का बाजू पकड़ता हुआ तेजी से उसे जजीरे पर ले जा रहा था। जैसे ही वो मछली हादी और आरजू के करीब पहुंची तो सुहेल ने उन्हें धक्का दिया और खुद आगे हो गया। तुम लोग जाओ, हादी आरजू का ख्याल रखना, उसे कुछ मत होने देना, दर्द भरी आवाज़ में कहते हुए सुहेल ने खुद को शाख के हवाले कर दिया। हादी उसे बचाने के लिए लपका मुक्का। आरजू ने खींच कर उसे जजीरे पर चढ़ा लिया। उनके दोनों दोस्तों को अपना शिकार बनाकर वो वापस पानी में कूद गई। हादी जजीरे के किनारे पर बैठा चलाकर रोया, सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से सब दोस्त मौत के मुंह में चले गए, मुझे भी मर जाना चाहिए। अपने आंसू साफ करने के बाद उसने जैसे ही वापस समुद्र में छलांग लगाना चाहिए तो आरजू ने उसका बाजू पकड़कर उसे वापस खींचा और उसके गालों पर अपने दोनों हाथ रखकर बोली, तुमने कुछ नहीं किया हादी, इन सब की लिखी ही ऐसी थी, खुदा के लिए तुम खुद को ब्लेम मत करो। नहीं, ये मैंने इन सबको यहाँ पर लेकर आया और ना वो सभी जंगली और समुद्री जानवर का शिकार बनते, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है कसूर मेरा ही कसूर है। मैं क्यों नहीं मरा? आंसू किसी झरने की तरह उसकी आंखों से रवां थे। अच्छा, अब रोने का कोई फायदा नहीं है, हमें नहीं मालूम
कि कब किस जानवर का अगला शिकार हम दोनों में से कोई हो, जो भी हो। अब जिसका भी शिकार बनना हो तो मैं बनूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे कि तुम यहाँ से सही सलामत ज़रूर जाओगी। मैंने खेज अंदाज उसके सुर को भीगे गालों को फिसलते लटों को जकड़ कर प्यार से पूछने लगा। वो इसी बाहों के घेरे में कैद तेजी से सर हिलाने लगी। अगली सुबह का सूरज तुलू होते ही एयरलैंड के आखिरी किनारे पर बैठे दूर समुद्र में एक बहरी जहाज़ दिखाई दिया। यहाँ से बचकर निकलने की उनकी आखिरी उम्मीद थी। झट से खड़े होकर दोनों ने हवा में जोर जोर से अपने हाथ लहराए तो जहाज़ के कप्तान ने दूर से उन्हें देख लिया और यही जहाज़ धीरे धीरे उनकी जानब बढ़ने लगा। आदमी ने मुस्कुराकर आदि को देखा। चंद ही लम्हों में जहाज़ उनके करीब खड़ा था। कौन हो तुम लोग, इस जगह पर क्या कर रहे हो? अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कप्तान ने सवाल किया। हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमारा एक क्रैश हो गया था। बदकिस्मती से हमारे सारे दोस्त मुख्तलिफ तरह के जानवरों का शिकार बन गए। अब बस हम दो बचे हैं। हादी ने उनका हाथ थाम कर अंदर कदम रखते हुए जवाब दिया। ठीक है, आ जाओ आओ आरजू। हादी ने हाथ आगे बढ़ाया तो आरजू उसके हाथ में अपना हाथ डालते हुए जहाज़ में दाखिल हुई। थोड़ी देर बाद जहाज़ अपने समुद्री सफ़र पर रवाना हुआ। कप्तान ने उन्हें ज़बरदस्त खाना पेश किया। खाना खाने के बाद वो दोनों जहाज़ के आखिरी किनारे पर आ बैठे। अब वो हवा के झोंके ठंडे झोंके आरजू के गहरे स्याह बालों से टकराकर गुजर रहे थे। उसके बाल किसी पतंगे की मानिंद हवा में उड़ रहे थे। क्या तुमसे एक सवाल पूछूं? आरजू ने समुद्र की जानब देखते हुए आदि से पूछा। हूँ, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं वो अंडा ना उठाकर लाती तो हमारे कुछ दोस्त जिंदा होते। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुमने मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ा? क्यों तुमने मुझे बचाना चाहा? क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। मैं अपने किसी भी दोस्त को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम्हें शायद मुझसे प्यार हो गया है। मुस्कुराकर खुदगी से नीचे देखने लगी। शायद हो भी जाता, मगर अब नहीं। क्यों? अपने सब दोस्तों को खो चुका हूँ मैं आरजू। अब यही दर्द मेरे उम्र भर जीने के लिए काफ़ी है। इसका लहजा उसके अंदर उबलते हुए दर्द के तूफान को साफ जाहिर कर रहा हूँ। और टार्टन पैटर्न के बारे में जो दुनिया कहती है वो क्या है? कौन सा पैटर्न? क्या वो हमें वो दिखा? ओह हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब किसी चीज़ को बचाना हो तो उसे सीक्रेट रखो, इसीलिए सीक्रेट ही रखा है। वो उसकी आंखों में झांकने लगी। क्या मतलब? उसने हैरानगी से पूछा। कुछ नहीं। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? उसका सवाल इस कदर अचानक था कि वो उलझ कर रह गई। नहीं नहीं, मेरा मतलब कि लेकिन कोई तुम्हें पसंद था करता था क्या? वो शौक थी या खुश? वो खुद भी अंदाज़ा न कर सकी। हाँ शायद से। आंसू आंसू फिर से उसकी आंखों से बहने लगे। शायद, वरना वो डरता था। ऐसे ही किसी के लिए कोई इंसान अपनी ज़िंदगी को खतरे में नहीं डालता। उसकी कुर्बानी बहुत बड़ी है आरज़ू। उसने तुम्हें मेरे हवाले किया है और मैं उसकी इमानत की हमेशा हिफाजत करूँगा। मैं कुछ समझी नहीं। सेल को शायद ऐसा लगता था कि मैं तुम्हारी अच्छे से हिफाजत कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा मुहाफ़िज़ बनना चाहता हूँ। उसके अलावा मुस्कुराया और आंखों ने इस बात में झुककर उससे मोहब्बत का इज़हार किया। दोनों की निगाहें फिर से और होते सूरज को तकने लगी। समुद्र की मौजों ने अपना रक्स जारी रखा। खत्म शुद्ध बहुत ही डेंजरस किस्म का नावल था। इतना खौफनाक। सारे दोस्त उसके मारे गए। सिर्फ 2 लोग बचे 6 लोगों में से। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ऐसी और इतना खौफनाक किस्म का नावल था। अल्लाह माफ़ करे। लेकिन आप आज लड़कों के लिए तो एक्साइटेड होंगे वो भी ये पढ़ते हुए। उन्हें ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, खतरों के खिलाड़ी। खैर, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट